चलो स्टार्ट करें। चलो लास्ट हम लोग अपना कॉस्ट अकाउंटिंग का शुरुआत किए थे, बस खाली बेसिक इंट्रोडक्शन था। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। आज हम लोग अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहला वाला कॉस्ट शीट। ठीक, पर ये स्टार्ट करने के पहले लास्ट जो पढ़े उसको एक बार रिवाइज करें 2 मिनट में, फिर आज क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट हम लोग पढ़े सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन। हम एक बार उम्मीद करते हैं शायद आप लोग रिवाइज करके आए। कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन था, इट डिनोट्स द मेथड ऑफ अकाउंटिंग व्हिच डील्स विद 3 वर्ड प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय टॉप मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अगला था मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कुल मिला के 4। पहला प्रोडक्ट वाइज क्या निकालना, अगला प्रोडक्ट वाइज सेल मिलेगा, कॉस्ट मिलेगा, और जैसे ही प्रॉफिट मिलेगा कौन तैयार क्या लेने के लिए। कितना लेगा, 2 या 3? 2 या 3? पहला लॉस मेकिंग को क्या करे या क्या करे, कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू। अगला प्रॉफिट मेकिंग का एक रेशियो निकालेंगे, जिसका रेशियो उसके सेल को, ताकि प्रॉफिट बढ़ेगा। तीसरा क्या था, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन कॉमा इफ पॉसिबल। ठीक, इसके बाद हम लोग एक बेसिक लेआउट डिस्कस किए थे, फैक्ट्री में क्या होगा, हेड ऑफिस में क्या रहेगा, मार्केटिंग में क्या रहेगा। उसके बेसिस पे हम लोग एक छोटा सा कॉस्ट शीट जैसा फॉर्मेट बनाए थे। हम श्योर तुम लोग भूल गया होगा कि हम लोग का लिखा हुआ नहीं है, स्टिल अगर याद रहे तो बताना। हमारा पहला था रॉ मटेरियल, इसका एक और नाम था डायरेक्ट मटेरियल। जरा सेकंड नाम क्या था, डायरेक्ट वेजेस। एक सेकंड, जरा डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री में कौन से डिपार्टमेंट, फैक्ट्री में कौन से डिपार्टमेंट के वर्कर का वेजेस था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो मेरा पहला है रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल, अगला है डायरेक्ट वेजेस। जरा तीसरा वाला क्या था, डायरेक्ट एक्सपेंस। तीनों मिला के क्या मिलेगा, जरा प्राइम कॉस्ट में प्राइम का मतलब क्या, प्राइमरी या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एसेंशियल। इसके बाद मेरा 3 खर्चा, फैक्ट्री का एक्सपेंस, अगला है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, अगला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सब मिला के टोटल कॉस्ट एट प्रॉफिट क्या मिलेगा, सेल। डन, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग पहले पढ़ते हैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। प्लीज अपने बुक में आना, सीधा पेज नंबर पेज 15। पेज 15 में आना, पेज 15 कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। अब ये कॉस्ट शीट का भी ना 2 फॉर्मेट होता है, एक है ट्रेडिशनल पुराने जमाने का, और एक है रिवाइज कॉस्ट शीट का फॉर्मेट नए जमाने का। हम लोग के सिलेबस में दोनों है। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं पुराने जमाने में क्या था, उसके बाद किस वजह से उसको नया फॉर्मेट में चेंज किया गया। ठीक, ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट समझने में हम लोग को लगेगा 15 मिनट। 15 मिनट हम लोग समझेंगे, उसके तुम लोग 1 मिनट टाइम देगा एक और सर अपने आप पढ़ना। और उसके अगर क्लास में किसी को भी ये फॉर्मेट याद हो, यहां पर आके बताना, चलो शुरुआत करते हैं एक स्पेशल इंसेंटिव के साथ। आज फर्स्ट डे, तो खाली कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तुम लोग को आज ध्यान रखना है। ठीक, चलो जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेसर्स डॉट 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 हमारी कंपनी का नाम, मान लो एक्सवाइजेड लिमिटेड या आईटीसी लिमिटेड या रंजन लिमिटेड, जो मन चाहे लिख देना। अगला कॉस्ट शीट मेरे को बनाना है फॉर द प्रोडक्ट। अब रुको, याद है हम लोग ये लास्ट डे डिस्कस किए थे कि जो मेरा फाइनेंशियल अकाउंट्स है, जो हम लोग हमेशा बनाते हैं टोटल में, और याद है फाइनेंशियल अकाउंट्स किसके काम आएगा, टॉप मैनेजमेंट के काम आएगा, शेयर होल्डर के काम आएगा, शेयर होल्डर। और याद है कॉस्ट अकाउंटिंग जब भी बनाएंगे हम लोग हमेशा बनाते हैं प्रोडक्ट वाइज। तो हम लोग जब भी कॉस्ट शीट बनाएंगे हम लोग हमेशा बनाएंगे एक प्रोडक्ट के लिए। मान लो आशीर्वाद के लिए, मान लो सनफीस्ट के लिए, मान लो बिंगो के लिए। तुम लोग क्या लिखेंगे, कॉस्ट शीट फॉर प्रोडक्ट डैश फॉर ईयर एंडेड डैश। अब जरा देखिए क्या क्या आइटम है। मेरा पहला लाइन में लिखा हुआ है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। शब्द को ध्यान देना, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज नहीं बोला है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिलेगा कैसे, ये तुम लोग का फाउंडेशन में पड़ा हुआ है। अरे आराम से आराम से। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिलेगा कैसे, हम लोग का फाउंडेशन में पड़ा हुआ है, जरा बताना कैसे। डैश प्लस डैश माइनस डैश। मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मेरे को क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो ध्यान देना, जितना मटेरियल परचेज किए पूरा खर्चा नहीं है, जितना मटेरियल कंज्यूम किए मेरा खाली वही खर्चा है। यह है कैसे, ब्रैकेट में लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम के ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो ध्यान देना, पहला लाइन है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। एक बार शायद पीछे वाले बेंच में जगह है, उसमें खाली 4 लोग हैं। जो तुम लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर बाई चांस कोई आए ना
और अगर किसी बेंच में जगह रहे उसको बुला लिया करो, मतलब बोल दिया करो आओ, ठीक। मेरे को ध्यान है जब हम लोग सी इंटर पढ़ रहे थे तो उस समय अकाउंट्स जब हम लोग पढ़े तो सुदर्शन सर से हम लोग पढ़े थे, तो उसी समय बैच पूरा भरा हुआ था, एक जन आया। और जब जनरली लोग का हैबिट होता है जब कोई आता है ना तो वो लोग इंटेंशनली क्या करते हैं, उस बेंच पे किसी को बिठाना नहीं चाहते हैं, तो पास में बैग रख लेंगे, ये जानबूझ के थोड़ा मोटा होने का ट्राई करेंगे, यहाँ जगह ही नहीं है। तो उस समय सर हम लोग को बोले देखो जब कोई आया ना तो बोल दिया ऐसे मत क्या करो, सब अपना भाई बहन ही तो है, बोला करो आओ आओ आओ, बोल दिया। 1 मिनट बाद गेट खुला, एक लड़की आई, पूरा क्लास आओ। तो ये सब हरकत मत करना। लड़की वाला बेंच लड़की वालों को बुलाएगा और लड़का वाला लड़कों वालों को बुलाएगा, ये वाइस वर्सा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्यों आया, परचेज क्यों नहीं आया, और हर एक चीज का रीजन हम लोग समझेंगे, ठीक। लास्ट टाइम बताएंगे एक ब्यूटीफुल फैक्ट्री, मेरा ब्यूटीफुल फैक्ट्री कहां है, ठीक। क्या तबाही मचाया इस फैक्ट्री का। लास्ट टाइम बनाए थे ब्यूटीफुल फैक्ट्री। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले मेरा जितना भी रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर में आएगा, मेरा जितना भी रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर में आएगा, बताओ ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर में आएगा, स्टोर डिपार्टमेंट। पर बताओ यूज कौन करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब मालूम मेरे स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर में साल के बिगनिंग में, मालूम है हम स्टोर डिपार्टमेंट के हेड, मालूम स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर में साल के बिगनिंग में टोबैको पड़ा हुआ था 5000 केजी, ठीक। लिखा नहीं बस खाली देखना, 5000 केजी शुरू में पड़ा हुआ था, तो 5000 केजी पड़ा हुआ है। और मान लो साल भर में सप्लायर और टोबैको दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। मान लो साल भर में और परचेज किया है 1 लाख, यानी 5000 था, 1 लाख केजी और आ गया, 5000 था, 1 लाख केजी और आ गया, यानी पता है कुल मिलाकर कितना आ गया, 1,05,000। और हमारा स्टोर डिपार्टमेंट करता गया, जैसे जैसे टोबैको मिलेगा ये साथ साथ में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को टोबैको देता रहेगा। और इसी बीच में मालूम हुआ साल खत्म, और साल के एंड में क्या देखा गया कि 1,05,000 में से 15,000 तो इसके पास पड़ा रह गया। मेरा 5,000 शुरू में था, 1 लाख और खरीदे, यानी कुल मिला के 1,05,000 हुआ। अब ये साल भर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, पर साल के एंड में देखा 15,000 तो यार मेरे पास पड़ा रह गया, 1,05,000 में 15,000 पड़ा रह गया। जब बताए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना दिया, 1,05,000 माइनस 15 कितना आएगा, 90,000 केजी। और जरा सोचो जो चीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा वही तो सिगरेट बनेगा, और जो सिगरेट बनेगा वही तो बिकेगा। और मेरा क्वेश्चन बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल निकालना। जब हम लोग कितना बेचे, जितना बनाए, कितना बनाए जितना वहां पहुंचा, तो वहां पे पूरा 1 लाख केजी थोड़ी पहुंचा, कितना पहुंचा था, 90,000 केजी। और ये आया कैसे था, ओपनिंग में रॉ मटेरियल क्या था, एड परचेज कितना किया, माइनस क्लोजिंग क्या था, बाकी तो दिया। तो जितना वो देगा उतना ही बनेगा, और जितना बनेगा उतना ही तो बिकेगा। इसीलिए रॉ मटेरियल परचेज नहीं लेते, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लेते हैं। तो मेरा पहला लाइन था। अब अगला मेरा सेकंड लाइन जो ऑलरेडी हम लोग का लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, वो है डायरेक्ट वेजेस। एक वापस पूछते हैं, जब मेरे फैक्ट्री के अंदर में कौन सा डिपार्टमेंट का वर्कर का वेजेस डायरेक्ट वेजेस था, कौन सा था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मेरा तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंस ये होता क्या है, ये हम लोग कुछ देर बाद जानेंगे। तो मेरा पहला है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मेरा सेकंड है डायरेक्ट वेजेस, तीसरा है डायरेक्ट एक्सपेंस। तीनों मिलाकर क्या बन गया, प्राइम कॉस्ट। और याद है प्राइम कॉस्ट में प्राइम का मतलब क्या था, प्राइमरी या मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एसेंशियल। सिंपल है यहां तक। अब उसका देखो नीचे में बहुत कुछ है, तुम लोगों ने लास्ट तो 3 ही चीज बोले थे, पर बहुत कुछ है, बताते क्या क्या है। अब देखो हम लोग 3 खर्चा बात किए थे, पहला था फैक्ट्री एक्सपेंस, अगला मेरा हेड ऑफिस का खर्चा था जिसका नाम था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, और एक और मेरा मार्केटिंग का खर्चा था जिसका नाम था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। पर ध्यान देना यहां तीनों में वर्ड एक्सपेंस नहीं है, जरा देखो तीनों में वर्ड क्या यूज किया हुआ है, ओवरहेड। अब अगला क्वेश्चन उठता है, ओवरहेड क्या होता है, क्या होता है, कैसे पता, बिकॉम अरे वैसे यहां पे मैक्सिमम लोग बीकॉम के कौन से ईयर में होंगे, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। अच्छा जो डायरेक्ट एंट्री स्कीम वाले हैं, ओके। यहां फर्स्ट ईयर का तो शायद कोई नहीं होगा। तुम लोग फर्स्ट ईयर में कैसे आए, मतलब कैसे सीए है, और तुम लोग सीपीटी वाला स्कीम में है। तो सीपीटी दिया मतलब कब रजिस्टर कर लिया था, 2017 में, तुम 2019 का प्लानिंग कर लिया था। बढ़िया है, हम नेक्स्ट जगह प्लानिंग नहीं कर पाते, हमको नेक्स्ट जगह करना है। चलो बढ़िया है। अब देखो मेरा वर्ड है यहाँ पे ओवरहेड।
अब बताते हैं ओवरहेड का मतलब क्या। पता है फैक्ट्री के अंदर में जितना भी खर्चा होता है ना, मेरा सारा का सारा खर्चा रहेगा, या फिर कंपनी में जितना भी खर्चा होता है ना, वो सारा का सारा खर्चा रहता है दो तरीका का। ये हम लोग बाद में लिखेंगे, अभी समझना। एक होता है डायरेक्ट नेचर का, एक होता है इनडायरेक्ट। अब जैसे डायरेक्ट मटेरियल हुआ, डायरेक्ट वेजेस हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, वो सब ऊपर बन के प्राइम कॉस्ट में चला गया। और मेरा बाकी जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा होता है ना, सारे के सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड। यानी अगर तुम लोग बड़ा हो, अगर तो क्या मतलब बड़ा तो हो गई, आज जब बड़ा हो, अगर बाई चांस तुम लोग से पूछे कि बता ओवरहेड का मतलब क्या, बोलना इनडायरेक्ट खर्चा। ये अगर पूछे इनडायरेक्ट खर्चा का मतलब क्या, बोलना ओवरहेड। अब अगला क्वेश्चन उठता है इनडायरेक्ट खर्चा होता क्या है, बताते क्या होता है। हम लास्ट से बताया था सिगरेट को बनाने के लिए 3 रॉ मटेरियल चाहिए था। एक था टोबैको, एक था फिल्टर रॉड, और एक, ये सब याद करने का नहीं था, और एक था सिगरेट पेपर। ध्यान होगा हम लोग को 3 रॉ मटेरियल चाहिए था सिगरेट को बनाने के लिए। जब पता अगर स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर से ये 3 रॉ मटेरियल दे तो वो डायरेक्ट नेचर का है, क्योंकि डायरेक्टली सिगरेट बनेगा। पर इसके अलावा हमारे फैक्ट्री के अंदर में और बहुत मटेरियल होता है। तुम बोलेगा क्या, जैसे पेट्रोल या डीजल। तुम बोलेगा डीजल का क्या काम। मान लो अगर बाई चांस वहां पे लाइट चला जाए तो वहां पे डीजी सेट से लाइट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। डीजी सेट माने डीजल जनरेटर सेट, तो डीजल चाहिएगा। या बहुत सारा ल्यूब्रिकेंट और केमिकल चाहिए होता है मशीन में डालने के लिए, ताकि आराम से फंक्शन हो सके। तो देखो मेरा टोबैको भी था, सिगरेट पेपर भी था, फिल्टर रॉड भी था, और डीजल और केमिकल ल्यूब्रिकेंट भी है। पर जो मेरा पहला 3 चीज सीधा सिगरेट बना रहा है वो डायरेक्ट नेचर का है, और बाकी जितना मटेरियल है जो सीधा सिगरेट में नहीं जाता वो इनडायरेक्ट नेचर का है। तो मेरा सारा इनडायरेक्ट खर्चा क्या होता है, ओवरहेड। अब सोचो ना, डीजल को सिगरेट में थोड़ी डालेंगे, और मान लो डीजल को सिगरेट में डाल दिए, और मान लो लाइटर ऑन किए, सिगरेट तो जलेगा, साथ में ये भी बेचारा जाएगा। तब ऑब्वियस बात है, देखो मटेरियल तो है, पर क्वेश्चन उठता है क्या वो डायरेक्ट नेचर का था, बिल्कुल नहीं, वो इनडायरेक्ट नेचर का था। वो कहां जाएगा, ओवरहेड। तुम लोग एक और एग्जांपल दीजिए, देते हैं। ब्यूटीफुल फैक्ट्री ये रहा। देखो मेरे ब्यूटीफुल फैक्ट्री के अंदर में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्कर्स थे, ये सारे के सारे वर्कर लोग देखो डायरेक्टली सिगरेट बनाए, तो जो इनका वेजेस था वो मेरा क्या था, डायरेक्ट वेजेस। पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट है, स्टोर्स के अंदर में भी आदमी लोग हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी आदमी लोग हैं, फाइनेंस में हम हैं, हम थे, आप लोग होंगे। अगला एचआर डिपार्टमेंट के अंदर में कुछ आदमी लोग हैं, तो उनको भी तो वेजेस मिलेगा। अब क्वेश्चन उठता है जो उनको वेजेस मिलेगा वो क्या डायरेक्ट नेचर का रहेगा, नहीं, वो रहेगा इनडायरेक्ट नेचर का। तो देखो जैसे ही बढ़ेगा इनडायरेक्ट, मेरे माइंड में क्या आना चाहिए, ओवरहेड। यानी डायरेक्ट का मतलब वो सारा खर्चा जो डायरेक्टली सिगरेट बनाने में लग रहा है, इसके अलावा बाकी जो भी खर्चा लगेगा वो क्या रहेगा, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, ओवरहेड। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है फैक्ट्री ओवरहेड मतलब क्या। अब कोई इनडायरेक्ट खर्चा फैक्ट्री में लगे, फैक्ट्री ओवरहेड। तुम लोग अगला लाइन कंप्लीट करना। और बाई चांस कोई इनडायरेक्ट खर्चा हेड ऑफिस में लगे, इनडायरेक्ट यानी ओवरहेड, और हेड ऑफिस में लगे मतलब कौन सा ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बताना अगर बाई चांस कोई इनडायरेक्ट खर्चा मार्केटिंग में लग रहा है, मार्केटिंग में लग रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड। यानी जैसे ही शब्द आया इनडायरेक्ट, माइंड में आएगा ओवरहेड। फैक्ट्री में लगे, फैक्ट्री ओवरहेड, हेड ऑफिस में लगे, ऑफिस ओवरहेड, मार्केटिंग में लगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड। तो डायरेक्ट कॉस्ट सब ऊपर गया प्राइम कॉस्ट बनने के लिए, और सारा का सारा इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या बनेगा, ओवरहेड। ठीक, हम लोग 4 लाइन डिस्कस किए, एक और सबका चेहरा ऊपर। पहला लाइन क्या था, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या प्लस क्या माइनस क्या, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। सेकंड लाइन डायरेक्ट वेजेस, तीसरा लाइन तीनों मिला के प्राइम कॉस्ट क्या, पहला ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखना फैक्ट्री ओवरहेड का 3 नाम और है, तुम बोलेगा क्या क्या है, पहला वर्क्स ओवरहेड। अब असली में जो काम हो रहा है, जो वर्क हो रहा है वो तो फैक्ट्री में हो रहा है, तो इधर बोल फैक्ट्री ओवरहेड या बोल वर्क्स ओवरहेड। जिसका एक और नाम है प्रोडक्शन ओवरहेड, क्योंकि वही प्रोडक्शन होता है। इसका एक और नाम है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों मिला के प्राइम कॉस्ट। मेरा प्राइम कॉस्ट के बाद पहला ओवरहेड आया फैक्ट्री ओवरहेड, इसका एक और नाम है वर्क्स ओवरहेड। और फैक्ट्री में प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग हुआ, इसीलिए इसका एक और नाम क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो जो मन चाहे वर्ड यूज करना, सब राइट है। ठीक, अब नीचे हुआ एल सेल स्क्रैप, इसको एक बार भूल जाओ, इसको हम लोग बाद में जानेंगे। तुम बोलेगा कब, आधा घंटा बाद, नहीं। तुम लोग बोलेगा नेक्स्ट डे, नहीं। ये हम लोग जानेंगे 7 चैप्टर बाद। जब प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहे होंगे तो हम समझाएंगे इसका कारण क्या, अभी बताएगा ना तुम लोगों को रटना पड़ेगा। तो इसका लॉजिक क्या है, इसका कारण क्या है, जब प्रोसेस कॉस्टिंग जानेंगे तब इसको समझेंगे। तो वापस से इस पेज में आएगा
उस समय याद दिलाएंगे क्या है। चलो सेलो स्टेप सुन के भूल जाओ। अब आगे देखो लिखा हुआ है एड ओपनिंग WIP, लेस किया हुआ है क्लोजिंग WIP। कोई बताएगा WIP मतलब क्या? मेरे को पढ़ाते हुए 6 साल हुआ है और हम 6 साल में बहुत बैच पढ़ाया। और जितना बैच पढ़ाया, जब भी एक क्वेश्चन पूछा ना WIP का मतलब क्या है, WIP का मतलब क्या है, लोग मेरे को आज तक हमेशा फुल फॉर्म बताए हैं। WIP का मतलब पूछे, मतलब एक सेकंड, हम एक काम करते हैं, एक लाइन बोलता है और बोलते बोलते चुप हो जाएगा, उसको कंप्लीट करना। पता है WIP वो स्टॉक है जिसमें काम शुरू तो हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ। अब WIP का मतलब पूछा जाएगा तो मतलब वो फुल फॉर्म अलग। अभी से ठीक 41 मिनट्स बाद, अभी से ठीक 41 मिनट्स बाद हम एक और चीज का मतलब पूछेगा, देखना पूरा क्लास उसका फुल फॉर्म बताएगा। तो आप तो ज्योतिष निकले 41 मिनट बाद। एक बार जरा नोट करना, घड़ी में टाइम देखो, 41 मिनट्स बाद। तुम लोग सही में नोट कर रहे हैं क्या? ये वैसे ही बोल दिया था। मतलब अराउंड 40-45 मिनट बाद हम एक और चीज का मतलब पूछेगा, देखना तुम लोग बताएगा फुल फॉर्म। ध्यान देना, WIP का मतलब क्या होता है जिसमें काम शुरू हुआ पर खत्म नहीं हुआ। अब जरा देखिए WIP कहां पे है, बता दे कहां पे है। ये तुम लोग क्या, ये क्या हो गया मेरा फैक्ट्री। देखो आज जैसे तुम लोग अभी WIP स्टेज में चल रहा है, फाउंडेशन क्लियर, फाइनल नॉट येट क्लियर्ड। तो जो आप लोग बीच में चल रहे हैं, आप लोग WIP स्टेज में, वर्क इन प्रोग्रेस। अब पता है मेरा रॉ मटेरियल रहेगा स्टोर डिपार्टमेंट। जो चीज स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर में है वो रॉ मटेरियल है। एक आंसर देना, जो चीज मेरा कटिंग, मॉइस्चर, फेवर, पैकिंग से निकल के फाइनली बन जाए, बताओ वो मेरा क्या रहेगा? फिनिश गुड्स। यानी मेरा रॉ मटेरियल है, यहां पे फिनिश गुड्स है, जैसी पैकिंग होके निकला फिनिश गुड्स। इनफैक्ट पता है कटिंग डिपार्टमेंट के जस्ट पहले तक चीज रॉ मटेरियल होता है और पैकिंग डिपार्टमेंट से जस्ट निकलने के बाद वो क्या बन जाता है? फिनिश गुड्स। बताना अगर बाई चांस कोई मटेरियल इस बीच में पड़ा रह जाए, अगर बाई चांस कोई मेरा मटेरियल इस बीच में पड़ा रह जाए, यानी पता है वो ना रॉ मटेरियल है और ना फिनिश हुआ है, जिसमें काम शुरू तो हुआ पर खत्म नहीं हुआ, मेरा कौन सा स्टेज में रह जाएगा? WIP स्टेज। तो ये मेरा क्या आएगा? वर्क इन प्रोग्रेस। अब अगला क्वेश्चन उठता है, एड ओपनिंग WIP क्यों किए, लेस क्लोजिंग WIP क्यों किए? बताते हैं क्यों किए। तुम लोग का एग्जाम कब है? May 20 और कुछ लोग का June 20। तुम लोग का रिजल्ट आएगा अगस्त में। उसके बाद तुम लोग ज्वाइन करेगा आर्टिकलशिप, और जब आर्टिकलशिप करेगा ना, तो एक बात बताते हैं, आर्टिकलशिप जब स्टार्ट होगा उसका जो अगला 31 मार्च आएगा ना, ज्यादातर लोग कैलकाटा में नहीं रहेंगे 31 मार्च। तुम लोग क्यों, कहां रहेंगे हम लोग? आप लोग एक फैक्ट्री में रहेंगे। तुम लोग क्या कर रहे होंगे? इन्वेंट्री गिन रहे होंगे। तुम लोग एज अ क्या, एज एन ऑडिटर। पता नहीं जैसे ही आर्टिकलशिप शुरू होगा तुम लोग ऑडिट करने जाएगा, और जब ऑडिट करने जाएगा ना तो 31 मार्च का दिन मेजॉरिटी लोग कैलकाटा के बाहर रहेंगे। जो 31 मार्च, अच्छा बताओ 31 मार्च को क्या होता है? थैंक गॉड, फाइनेंशियल ईयर एंड। एक जन बोला था पता नहीं पिछले टर्म में कि अगले साल अप्रैल फूल, मतलब अगले दिन अप्रैल फूल होता है, तो अच्छा लगा तुम लोग बोला एटलीस्ट फाइनेंशियल ईयर एंड। तो देखो मेरा 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, और जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है ना तो तुरंत ऑडिटर जाएगा फैक्ट्री के अंदर में और जाकर सबसे पहले गिनेगा कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। पहले जाएगा स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर में, जितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो रॉ मटेरियल का स्टॉक। अगला ही जाएगा वेयरहाउस के अंदर में, जितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो फिनिश गुड्स का स्टॉक। अगला बोलेगा जितना मशीन में काम चल रहा है सारे मशीन को बंद करिए, सारा मशीन खोलिए। हमेशा ना फैक्ट्री में लगातार 24 आवर काम होता है, हर बड़े फैक्ट्री में। तुम लोग 24 घंटा कौन काम करेगा? अब मान लो पहला 8 घंटा ये सब वर्कर्स काम किए, जो लोग गए, अगला 8 घंटा आप लोग किए, आप लोग गए, अगला 8 घंटा ये लोग किए, फिर वापस से 8 घंटा, नेक्स्ट डे 8 + 8। ये पता है लगातार प्रोडक्शन होते रहता है। यानी स्टोर्स वाला मटेरियल देता रहेगा, कटिंग लगातार होता रहेगा, मॉइस्चर, फेवर, पैकिंग होता रहेगा, फिनिश गुड्स बनता रहेगा। यानी जब ये लगातार काम हो रहा है तो बीच में भी 1 सेकंड के लिए मशीन बंद नहीं होता, लगातार होते रहता है। पर अचानक से 31 मार्च रात को 12 बजेगा, फाइनेंशियल ईयर खत्म, मशीन बंद। अब जैसी मशीन बंद किया जाएगा, सारे मशीन को खोल के देखा जाएगा, कुछ स्टॉक तीनों में पड़ा होगा। यानी कोई ऐसा स्टॉक होगा जिसमें कटिंग चल रहा है, कोई ऐसा है जिसमें मॉइस्चर, फेवर ऐड हो रहा है, कोई ऐसा है जिसमें पैकिंग हो रहा है यानी WIP स्टेज में है। तो इसमें काउंट किया जाएगा कुल मिला के WIP स्टेज में क्या रह गया। देखो यहां पे 90,000 पहुंचा था, मान लो यहां रह गया 1,000, यहां रह गया 2,000, यहां रह गया 2,000, यानी 5,000 पड़ा रह गया। सो जो 90,000 पहुंचा
और इससे 5,000 में काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो 90 में 5 में कंप्लीट नहीं हुआ, तो बताए कंप्लीट कितना में हुआ? 90 माइनस 5 कितना आएगा? 85,000। यानी मेरा फिनिश गुड्स कितना बना हुआ है? 85,000। और सोचो जो चीज बनेगा वही तो बिकेगा, और ऑब्जेक्टिव क्या है? निकालना सेल। तो हम लोग 90,000 पूरा का पूरा ले लिए थे रॉ मटेरियल कंज्यूम में, और साल के में पता चला यार कुछ तो डब्ल्यूआईपी में पड़ा रह गया, और जो पड़ा रह गया वो तो इस साल कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको माइनस कर। इसीलिए देखो माइनस किए क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। 90 में से 5 कंप्लीट नहीं हुआ, हटा दे, बचा 85। और जरा सोचो जो ये इस साल 5,000 पड़ा रह गया वो अगले साल का ओपनिंग डब्ल्यूआईपी होगा, और अगर ये ओपनिंग डब्ल्यूआईपी होगा मतलब अगले साल कंप्लीट होगा, और अगर अगले साल कंप्लीट होगा तो अगले साल बिकेगा, तो अगले साल उसको ऐड करेंगे। ये कारण हम लोग क्या करते हैं? ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्या करते हैं? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ठीक, तुम लोग कॉस्ट शीट का पता है 6 लाइन पढ़ लिए, कॉस्ट शीट का 6 लाइन पढ़ लिए। एक बार मेरे को प्लीज बताना, पहला लाइन था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, अगला डायरेक्ट वेजेस, अगला डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, आगे बोलो क्या? एक सेकंड, फैक्ट्री ओवरहेड का 3 नाम और था, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। जैसे बीच में चीज लेस किए थे जो बोले इग्नोर कर दो, सेल ऑफ स्क्रैप। इसके बाद हुआ था 2 एडजस्टमेंट, एड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस डब्ल्यूआईपी का मतलब 40 मिनट तो बीता ही नहीं था। वर्क इन प्रोग्रेस बन गया जिसमें काम शुरू हुआ पर खत्म नहीं हुआ। डब्ल्यूआईपी का फुल फॉर्म वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक, तुम लोग यहां तक पहुंचे। अब आगे देखो यहां पर ऐड हुआ है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। वेट, अब मुझे देखते हैं आप लोग मंडे को जो हम लास्ट में वीडियो दिखाया था कितना अच्छे से देखा था। चलो वेरी गुड। एक बार हम जरा पूछते हैं, सिगरेट का एग्जांपल दिया था, एक होता है छोटा पैक और एक होता है बड़ा कार्टन। बताओ मेरा प्राइमरी पैकिंग कौन सा आएगा? छोटा वाला पैक। बताओ मेरा सेकेंडरी पैकिंग कौन सा आएगा? बड़ा वाला कार्टन। ठीक, तो देखो जैसे ही फिनिश गुड्स बना तो पहले बड़े कार्टन में छोड़ डाल देंगे, पहले तो छोटा पैक में जाएगा। तो जैसे ही छोटा पैक में जाएगा, मेरा सबसे पहले जैसे ही फिनिश गुड्स निकला 85,000, तुरंत पहले चीज क्या ऐड किया जाएगा? प्राइमरी पैकिंग। और जैसे ही प्राइमरी पैकिंग हुआ मेरा फैक्ट्री का काम खत्म। कॉस्ट को क्या बोलेंगे? फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। एक क्वेश्चन का आंसर देना। बताओ तो प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग करने का कारण क्या है? प्राइमरी पैकिंग क्यों करते हैं और सेकेंडरी पैकिंग क्यों करते हैं? अच्छा हाँ, एक जन हाँ बताओ। ओके, हाँ बताओ। कोई और बताओ। काउंटिंग के लिए इजी होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी करने का कारण क्या? क्यों प्राइमरी करते हैं, क्यों सेकेंडरी करते हैं? ओके, चलो मैं काम करता हूं, एक लाइन बोलता हूं, तुम बताना ये इसका कारण क्या है, प्राइमरी या सेकेंडरी। ठीक, एक लाइन हम बोलता है। पता है एक पैकिंग किया जाता है गुड्स की क्वालिटी को इंटैक्ट करने के लिए, और एक किया जाता है कि आराम से मेरा गुड्स एक जगह से दूसरे जगह डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। अब जरा इमेजिन करो, एक बार के लिए इमेजिन करो, आप बहुत फूकते हैं। ठीक है, आपका नाम अमन एग्जाम्पल है, वैसे सही वाला है नहीं। मान लो हमारे अमन का हैबिट है हर क्लास खत्म होगा, इनको चाहिए। अब जरा इमेजिन करो, ये मान लो दिन में 10-12 सेट आता है। ठीक, एग्जाम्पल ये सब करना मत, पता चला सर बोले किया करो। ठीक, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक, मान लो एक दिन में 10-12 सेट आता है। अब मान लो ये हम है पान वाला, ये मेरे पास आया, बोला भैया सिगरेट दीजिए थोड़ा। और मान लो छोटा छोटा पैक नहीं रहता, एक बड़ा सारा कार्टन में रहता, हम मुट्ठी भर के 10-12 उसको निकाल कर देता। सोचे उसका पूरा क्वालिटी खराब हो जाता, बेचारा कहां से धुआं निकल रहा है, कहां अंदर जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। जिन्हें बताया गुड्स के क्वालिटी को सही रखने के लिए प्राइमरी पैकिंग किया जाता है। पर जरा सोचो इतना छोटा छोटा पैक हो गया, अब जब फैक्ट्री से दूसरी जगह में डिस्पैच करना है तो इतना छोटा छोटा पैक डिस्पैच करना कितना डिफिकल्ट है। जिन्हें मेरा गुड्स आराम से एक जगह से दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बड़े कार्टन में पैक करते हैं, सेकेंडरी पैकिंग। एक और एग्जांपल देता है। अब तुम लोग सुबह सुबह आज कितना बजे निकला? 6:30 बजे निकल के क्या किया? एक सेकंड, कॉलेज, फिर आज तीसरा ट्यूशन है। क्या बोल रहे हैं? तुम लोग का यहां पे सबका ये हाल है? मतलब सुबह 8 बजे निकले और अभी, अगर ठीक है सुनाओ मत, ठीक है समझ गया, 6 बजे निकले। 6 बजे निकल के लगातार ये 4 ट्यूशन चल रहा है।
एक सेकंड बीच में कुछ खाने पीने का टाइम मिला? हाँ, एक सेकंड बीच में कुछ खा पिया? एक और कुछ मंगवा दे? नहीं मजाक नहीं कर, कुछ मंगवा दे। नहीं हम पेमेंट करते थोड़ी बोला, मंगवा दे, पेमेंट कर दे। यानी मैक्सिमम लोग का यहाँ पे ये हाल है कि सुबह सुबह जल्दी निकल जाते हैं। फिर एक बात बोलो, एक बार कॉलेज गया फिर वापस घर जाके निकलता है या बस वहीं से सिलसिला शुरू हो गया? ओके। और हम अज्यूम करते हैं जो लोग भी सुबह निकलते हैं वो लोग सब कुछ रेडी होकर निकलते होंगे, मतलब टूथब्रश टूथपेस्ट और सब करके, ठीक। अब एक बार सिचुएशन इमेजिन करो, अब मान लो हम लोग के पास टूथपेस्ट नहीं है, हम लोग का सिस्टम ऐसा इकोनॉमी हमारे सोसाइटी में कि जिसको भी पेस्ट करना है वो सुबह सुबह जाएगा एक दुकान में, बोले भैया टूथपेस्ट दीजिए, बोले हाथ आगे बढ़ा, वो बढ़ाया, और मान लो उसके पास वो है, वो दबा के उससे निकाला और उसी से लेके बैठ के हम लोग कर रहे हैं। तो कितना अनहाइजीनिक होगा। जो पहला लेवल का पैकिंग किया गया है, कारण क्या था? गुड्स के क्वालिटी को ठीक रखना। अब ये बहुत सारा छोटा छोटा पैक एक बड़े कार्टन में जाएगा ताकि आराम से गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो मेरा यहां पर क्या आने वाला है? प्राइमरी पैकिंग। जैसे ही प्राइमरी पैकिंग हुआ मेरा फैक्ट्री का काम खत्म, फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, स्टिल मन में एक छोटी सी आशा है कि शायद कोई राइट आंसर दे देगा। मेरा प्राइमरी पैकिंग तो देखो गया इधर, मेरा प्राइमरी पैकिंग तो गया इधर, कोई बताएगा सेकेंडरी पैकिंग नीचे में कहीं जाने वाला है? मेरा सेकेंडरी पैकिंग कहां जाने वाला है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी पैकिंग करने का कारण क्या था? डिस्ट्रीब्यूट करना। कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तुम लोग एक्चुअली इसे पढ़ा हुआ है ना पहले, और मैंने तुम लोग अभी तुरंत कॉमन सेंस के साथ आंसर दिया है। क्या बात है। तो देखो मेरा प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट आइडिया मेरे को क्या मिला? फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। मेरा फैक्ट्री का काम खत्म। अब मेरा जैसे ही फैक्ट्री का सारा खर्चा जुड़ा, अगला लेना है हेड ऑफिस का। फैक्ट्री डन, अगला लेना है हेड ऑफिस का। और याद है हेड ऑफिस के खर्चे को क्या नाम देंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस या ओवरहेड, क्या नाम देंगे? ओवरहेड। तो जैसे इसको ऐड किए मेरे को क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी मेरा प्रोडक्शन करने के लिए कुल मिला के खर्चा क्या हुआ? डन। अब आगे बस खाली दो एडजस्टमेंट करना है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ दी, मेरा कॉस्ट कंप्लीट। एक काम करें, एक बार यहां तक तुम लोग में किसी से पूछे, लोग इसको छुपाते हैं। किसी से नहीं, इन जनरल बताना। मेरा पहला लाइन, फर्स्ट लाइन क्या था? सेकंड लाइन डायरेक्ट वेजेस, तीसरा लाइन तीनों मिला के पहला ओवरहेड, इसका 3 नाम और है, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। एक चीज लेस करते थे, 2 एडजस्टमेंट करते थे, एड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। जरा एक पैकिंग कॉस्ट आएगा, सेकेंडरी वाला कहां जाएगा? तो देखो जैसे ही प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट ऐड की मेरा फैक्ट्री का काम खत्म, क्या बोलेंगे? फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। बताओ सेकंड ओवरहेड कौन सा आने वाला है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तुम लोग याद था ये? बस ये तो मेरे को पूछना है अभी बुला के। चलो बढ़िया। चलो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हुआ। इसके बाद मेरा एक आखिरी एडजस्टमेंट, पता मेरा रॉ मटेरियल स्टॉक का एडजस्टमेंट पहले हो गया था, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के टाइम। अगला होता है डब्ल्यूआईपी स्टॉक, उसका एडजस्टमेंट भी कुछ देर पहले किए थे, एड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। पर पता है मेरा स्टॉक 2 नहीं 3 तरीका का होता है, एक रॉ मटेरियल, एक होता है डब्ल्यूआईपी, बताओ एक और क्या होता है? फिनिश गुड्स। पता है जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, इसके बाद ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, क्या मिलेगा? कितना गुड्स हम लोग सेल कर रहे हैं। तुम लोग ये करने का कारण क्या? आखिरी बात समझा रहे हैं। 85,000 केजी का सिगरेट बना था, 85,000 केजी बन गया था, फिनिश गुड्स बना। अच्छा एक बात बोलो, 85,000 केजी फिनिश गुड्स बन गया, सिगरेट बन गया, बताओ बेचने का काम फैक्ट्री का होता है या मार्केटिंग वाले का होता है? और अगर मार्केटिंग का होता है तो देखो मार्केटिंग का एक बड़ा सारा वेयरहाउस है जिसमें पहले पहुंचाया जाएगा। अब मान लो मेरा साल के बिगनिंग में इस वेयरहाउस के अंदर में ऑलरेडी 5,000 पड़ा हुआ था, 5,000 ऑलरेडी पड़ा हुआ था। मेरा 85,000 और आ गया, मिला के 90,000 हो गया। और ये क्या कर रहा है? साल भर बेचे जा रहा है, और मान लो साल के में देखा गया 10,000 इसके पास अभी भी पड़ा रह गया। 5 था, 85 और आया, मतलब मिला के 90,000, और 90 में से 10 इसके पास पड़ा रह गया, 90 में से 10 इसके पास पड़ा रह गया। जिन्हें पता है ये बेचा कितना होगा? 90 - 10 कितना बेचा होगा? 80,000। क्वेश्चन उठता है 80,000 कैसे आया? प्रोडक्शन किए थे इतना, इसमें ऐड किए ओपनिंग फिनिश गुड्स क्या था,
लेस किए क्लोजिंग फिनिश गुड्स क्या था, मेरे को क्या मिलेगा, कितना गुड्स को हम लोग सेल किए, और जितना सेल किए वही तो मेरा कॉस्ट शीट में जाता है। लास्ट में क्या निकलता है, सेल। तो मेरे को निकालना क्या है, जो गुड्स सेल किए उसके लिए मेरा खर्चा क्या लगा, उसको नाम क्या देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और मेरा आखिरी ओवरहेड आएगा, जो गुड्स बेच रहे हैं उस पर एक और लास्ट में खर्चा लगेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या आएगा, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल एट प्रॉफिट क्या मिलेगा, सेल। डन। अब एक काम करते हैं, एक बार वापस से बिना देखे रिवाइज करते हैं, उसके बाद 1 मिनट का टाइम देगा, तुम लोग खुद एक बार जरा अपने आप पढ़ना, और जिसको भी लगे उसको आता है, याद है, यहाँ के बताना। ठीक, चलो एक काम करते हैं, बिना देखे ट्राई करो बताने का, जिस एक्सटेंट तक याद रहे। मेरे को लगता है ना, शुरू का आधा तुम लोग को याद होगा, लास्ट का आधा करते करते याद हो जाएगा। ठीक, अब पहला 3 लाइन को स्किप करेगा। अच्छा, मेरा पहला है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, अगला है डायरेक्ट वेजेस, अगला है डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों मिला के प्राइम कॉस्ट, आगे फैक्ट्री ओवरहेड के बाद लेस, स्टील और स्क्रैप ऐड करेंगे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस करेंगे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, एक पैकिंग कॉस्ट आएगा प्राइमरी, तुरंत मेरे को मिलेगा फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री का खर्चा खत्म। अगला बताओ कहां का ले, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मेरे को 2 एडजस्टमेंट और करना है, ऐड करेंगे ओपनिंग क्या, फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग क्या, फिनिश गुड्स, क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब मेरा आखिरी ओवरहेड कौन सा आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल एट प्रॉफिट क्या आएगा, सेल। डन डन, अरे डन। अब 1 मिनट जरा अपने आप को देना और ये पूरा फॉर्मेट पढ़ना। 1 मिनट बाद अगर किसी को याद रहे तो जरूर आके बताना। ट्रेडिंग अलग चीज हो गया, ट्रेडिंग के अंदर में तो रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी होता ही नहीं है। ये फॉर्मेट हम लोग बनाए खाली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए, यानी जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करे। और फ्यूल हम लोग क्या सीधा सिगरेट में थोड़ी डालते हैं, तुम देखो जो फिनिश गुड्स बना उसमें अगर वो सीधा गया तो डायरेक्ट है, अगर वो उसमें डायरेक्टली नहीं जाके कहीं और खर्चा लगे वो इनडायरेक्ट है। फ्यूल को सिगरेट में थोड़ी डाल देंगे, वो तो मशीन में जाएगा। तो जो सिगरेट को बनाने में लगे डायरेक्टली सिगरेट के लिए वो डायरेक्ट है, बाकी सब इनडायरेक्ट है। तुम बताओ क्यों? अच्छा, तो हाँ, तो तुमको तो मजा भी आता है सब। बताओ मॉइस्चर फेवर वापस से मेरा डायरेक्टली उसके अंदर में लग रहा है, सीधा फिनिश गुड में मेरा डायरेक्ट में जाएगा। हम लोग बहुत सारे एग्जांपल लेंगे डायरेक्ट इंजेक्ट करके, अभी तो बस खाली कौशिक का फॉर्मेट बताया, डिटेल में जानेंगे। हो गया क्या? कोई यहाँ पे आना चाहेगा? आना चाहेगा? आओ। और मेरा रिक्वेस्ट है जो आसपास में बैठे हैं ना, प्लीज कोई प्रॉम्प्ट मत करना, हेल्प मत करना, इसको भी हम छुपा देते हैं। चलो कौशिक का फॉर्मेट वहां देख के, पहले मैसर्स कंपनी का नाम, उसके बाद आपका जो भी डेट होगा आउटपुट, उसके बाद पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, सबसे पहले रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, फिर डायरेक्ट डायरेक्ट वेजेस, फिर क्या था सर, एक मिनट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद प्राइम कॉस्ट। कितनी बार आएगा डायरेक्ट मटेरियल?
सर पहले रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस। चलो कोई बात नहीं। सर फिर प्राइम कॉस्ट, मैं बाकी का जितना है वो बोल देता हूँ। प्राइम कॉस्ट, उसके बाद उसके बाद था आपका लेस सेल ऑफ स्क्रैप, उसके बाद एड प्राइम कॉस्ट तो बोला था। आगे प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड, उसके बाद लेस सेल ऑफ स्क्रैप, उसके बाद एड ओपनिंग WIP, लेस क्लोजिंग WIP, तो आपका मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद सॉरी पैकिंग ऐड होगा, पैकिंग प्राइमरी पैकिंग ऐड होगा, फिर आपका फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऐड, तो आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऐड, तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ऐड ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, लेस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो कॉस्ट ऑफ सेल, फिर ऐड प्रॉफिट, तो सेल्स। चलो एक दो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा पहले। आप पहले बताना कॉस्ट अकाउंटिंग का 4 ऑब्जेक्टिव्स। सर आप कॉस्ट शीट बताने बोल रहे हैं, जितना याद रहे। ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का 4 ऑब्जेक्टिव्स: डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिटरमाइन प्राइस ऑफ द गुड टू बी सोल्ड, प्रॉफिट, when profit comes, then the profit will go to the board of directors who will decide which product to produce more and which product to produce less, and the net profit ratio by which they can know that, and cost reduction if possible. कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग का चलो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ। डायरेक्ट वेजेस कौन से डिपार्टमेंट के वर्कर का वेजेस? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फैक्ट्री ओवरहेड का 3 नाम और? फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड। सेकेंडरी पैकिंग कहाँ जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, राइट ही आंसर्स है। चलो ठीक। देखो ये चिट वाला नहीं है और ये खाली कॉस्ट शीट है, तो छोटा इंसेंटिव है ना ये। कितने से स्टार्ट करें? 500 से स्टार्ट करते हैं, 500 से। अच्छा नहीं, एक सेकंड, अगर बाई चांस किसी को यहाँ पे याद था, हम सबको देगा। कितने लोगों को याद था सब कुछ? बाद में देंगे, पहले डिस्कस करते हैं। एक काम करते हैं, नेक्स्ट डे क्लास के बिगनिंग में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पूछेगा, कि एक दिन बीत जाए ना तो लोग भूलेंगे, और उससे अगर कोई राइट आंसर दिया तो इंसेंटिव का अमाउंट थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक, तुम अपना पीएल अकाउंट बनाना शुरू करो, कितना फीस दिया, कितना वापस मिल रहा है। चलो एक काम करते हैं, अब हम लोग पहले अब सीधा क्वेश्चन करते हैं। एक काम करना, उसमें सीधा आना, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 2। चलो स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 2। चलो आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 2। अब मेरे ये वाले क्वेश्चन के अंदर में कॉस्ट शीट का सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मेट है, वो हम लोग करेंगे।
और ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी करना है, वो भी करेंगे। चलो जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले पढ़ते हैं क्या है। चलो जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। तो देखो मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2015। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सीओजीएस शोइंग इंटर एलियर द प्राइम कॉस्ट। यानी शॉर्ट मुझे कॉस्ट शीट बनाना है, उसमें सीओजीएस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्राइम कॉस्ट सब आ जाएगा। अब देखो मेरा पहला 3 लाइन को एक साथ देखना। रॉ मटेरियल, अगला है डब्ल्यूआईपी, अगला है एफजी ऑन 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी। मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर और मेरा रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी एफजी दिया हुआ है 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी। बताओ ये क्या है? ये क्या है, क्लोजिंग या ओपनिंग? तुम लोग समझता ना क्या है? ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर, यानी 1 जनवरी का स्टॉक क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो देखो मेरा ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी एफजी तीनों का दिया हुआ है। अब आगे दिया रॉ मटेरियल परचेज। कोई बोलेगा रॉ मटेरियल परचेज क्या चीज कैलकुलेट करने में काम आएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब अगला दिया डायरेक्ट वेजेस, मेरा सेकंड लाइन। अब बताए अगला जो 4 लाइन दिया हुआ है ना, ये चारों लाइन के अंदर में एक 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 ऐसा शब्द है जिसका गलत प्रयोग किया गया है। जरा देखो तुम लोगों को नजर में आ रहा है वो गलत शब्द क्या है? जहां लिखा है फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। पता है वर्ड एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ओवरहेड। पर क्वेश्चन में एक्सपेंस बोलेगा ना तो सोल्यूशन में एक्सपेंस ही लिख के आना। नहीं डायरेक्ट नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा ना वो वर्ड यूज करेगा डायरेक्ट एक्सपेंस। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है ही नहीं। तो मेरा फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और क्वेश्चन में बोले वर्ड एक्सपेंस तो मन में बोलना नो ईगो, लिखे आना एक्सपेंस। पर आइडियलिस्टिकली वर्ड क्या होना चाहिए था? ओवरहेड। अब आगे लिखा है सेल प्रोसीड ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स को बेच के क्या मिला? फिनिश गुड्स का सेल वैल्यू यानी कॉस्ट शीट का लास्ट लाइन। सेल ऑफ स्क्रैप नहीं है, ये सेल ऑफ फिनिश गुड्स है, यानी कॉस्ट शीट का लास्ट लाइन सेल वैल्यू क्या है। अब आगे देखो दिया हुआ है रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी एफजी ऑन 31 दिसंबर 31 दिसंबर 31 दिसंबर। आप बताओ ये क्या है? ये मेरा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। ये मेरा क्या था? ओपनिंग स्टॉक। पता है क्वेश्चन बड़ा इजी है, पर ध्यान देना लास्ट लाइन। मेरा देखो सारा का सारा वैल्यू दिया हुआ है और देखो लास्ट वाले में क्या लिखा हुआ है? एट कॉस्ट। यानी मेरा फिनिश गुड्स का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, इसका वैल्यू मेरे को निकालना है। यानी क्वेश्चन के अंदर में 2 चीजें, पहला सिंपल कॉस्ट शीट का एप्लीकेशन वो कर देंगे और अगला क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना इस क्वेश्चन में निकालेंगे। देखते हैं तुम लोग से निकलेगा या नहीं, अदरवाइज साथ में। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में है चलो यहां लिखते हैं मेसर्स डॉट 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 डॉट, और वेंचर्स कंपनी का नाम लिखा रहता तो जरूर लिखते, नहीं लिखा मेसर्स डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना? क्या बनाना है? कॉस्ट शीट। सीधा लिखते हैं कॉस्ट शीट। तुम लोग देखना आज मेरा हैंडराइटिंग तुम लोगों को थोड़ा ठीक लगेगा, 2 दिन से हम बहुत प्रैक्टिस किया घर में। मेरा कॉस्ट शीट जब भी बनता है वो हमेशा बनता है प्रोडक्ट वाइज, इसीलिए क्या लिखे? कॉस्ट शीट ऑफ प्रोडक्ट डैश, जो भी है पता नहीं, एक प्रोडक्ट का बना रहे हैं फॉर ईयर एंडिंग ईयर एंडिंग क्या था? 31 दिसंबर 2015, 31/12/2015। अच्छा जो लास्ट में बैठे उन लोग को मेरा हैंडराइटिंग दिख रहा है ना? ये और थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है? चल रहा है ना? तुम लोग तो बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। चलो यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स डिटेल रुपीज, अमाउंट रुपीज। हाँ चलेगा चलेगा। अगले 3 दिन हम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट इतनी बार बोलेंगे ना, लास्ट में तुम लोग को बुरी तरह वो माइंड में सेट हो जाएगा। मैं रात में सोया हुआ है, कोई थप्पड़ मार के उठाए बोले कॉस्ट शीट बोल देगा फटफट, इस हद तक याद हो जाएगा। ठीक, चलो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इस बारे वापस से कॉस्ट शीट का फॉर्मेट का रिवीजन हो जाएगा। ज्यादा मेरा पहला नहीं था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सीधा लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड।
चलो पहला लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। चलो हमारा पहला है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब क्वेश्चन उठता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब मेरा ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हम लोग डिटेल कॉलम में लिखेंगे और लास्ट में जो है सीधा लेकर जाएंगे आउटर कॉलम में। चलो जरा लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। चलो ऐड करेंगे परचेज, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एक जरा क्वेश्चन में देखना तुम लोग ये तीनों वैल्यूज दिख रहे हैं क्या? सीधा क्वेश्चन में एक बार आइडेंटिफाई करना। मेरा रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन का पहला लाइन, रॉ मटेरियल एज ऑन 1 जनवरी 2015 25,000। डिटेल कॉलम में लिख दिया 25,000। चलो ऐड कर रहे हैं परचेज। देखो मेरा परचेज का वैल्यू जरूर दिया हुआ रहेगा। रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है 2 लाख, सीधा लिख दिया 2 लाख। बोलो हो रहा है ना? अब माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखना वो मेरे को मिलेगा नीचे से तीसरा लाइन, जरा देखना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? रॉ मटेरियल 31 दिसंबर यानी क्लोजिंग स्टॉक 45,000। कोई मेरे को नेट बताएगा कितना है यहां? 1,80,000। ठीक। अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आता तो जैसे ही रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया पहला टिक पढ़ के 2 मार्क मिल जाता, कि एग्जाम में स्टेप मार्किंग होता है, हर एक स्टेप राइट होने के साथ साथ मार्क मिलते रहता है। चलो मेरा पहला है रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब मेरा सेकंड लाइन क्या आने वाला है? डायरेक्ट वेजेस। जरा देखना एग्जैक्ट वर्ड लिखा हुआ है डायरेक्ट वेजेस। देखो दिख रहा है डायरेक्ट वेजेस कहां गया? ये रहा 2,70,000। ठीक है ना? हमारा तीसरा लाइन होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर बाई चांस रहता ना तो एग्जैक्ट यही वर्ड यूज करता डायरेक्ट एक्सपेंस। क्वेश्चन में देखना डायरेक्ट एक्सपेंस बोल के कुछ नहीं लिखा हुआ है, और अगर बाई चांस कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखकर 0 लिखने का फायदा नहीं है। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 0। तो क्यों लिखना? तो यानी पता है ये दोनों मिला के मेरा सीधा क्या बन जाएगा? प्राइम कॉस्ट। जिन्हें अगर बाई चांस कोई वैल्यू क्वेश्चन में ना दिया रहे तो लिखकर 0 लिखने का जरूरत नहीं है। लिखे 0 कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट 0 लिखा हुआ चीप और लगता है, तो हम तो लिखेंगे नहीं। सीधा दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा? प्राइम कॉस्ट। आई को मेरे को बताओ ना, प्राइम कॉस्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 लाख। कोई को याद है प्राइम कॉस्ट में प्राइम का मतलब क्या था? प्राइमरी या मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट एसेंशियल। डन डन। थोड़ा एनर्जी रखो, हम मानते हैं सुबह 6 बजे से निकला हुआ है। ठीक। चलो मेरा प्राइम कॉस्ट के बाद मेरा पहला ओवरहेड कौन सा आने वाला है? फैक्ट्री ओवरहेड। अब हमारे क्वेश्चन में वर्ड यूज किया हुआ है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। जो क्वेश्चन में लिखेगा एग्जैक्ट वही सेम लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे। तो लिखा हुआ फैक्ट्री एक्सपेंसेस, हम लोग भी क्या लिखेंगे? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। कितना है कितना है कितना है? 1,44,000। चलो अगला हम लोग का फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक। अगला माइनस करते थे सेल ऑफ स्क्रैप। ये पूरे क्वेश्चन में सेल ऑफ स्क्रैप कहीं नहीं है। वो सेल ऑफ फिनिश गुड्स है, वो कचरा नहीं है। स्क्रैप माने कचरा होता है, वो कचरा नहीं है। तो बेचारा फिनिश गुड्स है, वो कचरा थोड़ी है। ठीक। लेस सेल ऑफ स्क्रैप कुछ नहीं है, तो बोलो लेस सेल ऑफ स्क्रैप लिख के 0 लिखे? चीप लगता है, नहीं लिखेंगे। अब करना है 2 एडजस्टमेंट, ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। चलो जरा 2 एडजस्टमेंट करें, ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ठीक है ना? चला ओपनिंग और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। मन चाहे तो यहां पे लेके करो, मन चाहे तो सीधा यहां ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा मन चाहे करना। चलो ऐड करते हैं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस करते हैं क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। जरा क्वेश्चन में देखो डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग बैलेंस कहां मिलेगा? सेकेंड लाइन में। जरा देखिए डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग बैलेंस है 36,000 और पता है मेरा डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 54,000।
तब एक ऑप्शन है डिटेल कॉलम में लिख, ये एक ऑप्शन है सीधा आउटर कॉलम में लिख, दोनों चलेगा, जैसा मन चाहे करना। तुम लोग वैसे क्या किया है? डिटेल तो हम भी वही कर देता है, अदरवाइज आउटर कॉलम में लिखने से भी चलता। चलो यहां 36,000, क्लोजिंग WIP 54,000। बताओ ना नेट में कितना आ जाएगा? ये प्लस में आएगा माइनस में? माइनस 18,000। ठीक है ना यहां तक? अब मेरे को एक बात बोलो, इसके बाद हम लोग अपना पहला पैकिंग कॉस्ट जोड़ते थे, कौन सा? आज जरा देखते हैं पूरे क्वेश्चन में क्या प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट दिखा? क्या प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट दिखा? नहीं। और अगर नहीं है तो लिखकर 0 मत लिखना, चीप लगता है। यानी शॉर्ट मेरा यही क्या बन जाएगा? फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। एक बार टोटल बताओ ना कितना है ये? 5,76,000। सही है ना? कोई साथ साथ चेक करते रहना। 576 आया ना? किसी का 126 नहीं आया था? आया था ना? प्राइम कॉस्ट को भी ऐड कर देना। लोग ये दोनों को नेट करके लिख दिया 126। प्राइम कॉस्ट तो है, उसमें सब ऐड हो रहा है ना? चलो है 576। तो देखो मेरा फैक्ट्री का सारा खर्चा खत्म। अब मेरा फैक्ट्री का खर्चा खत्म होने के बाद अगला कौन सा लेंगे? हेड ऑफिस का। और याद करो हेड ऑफिस वाले को क्या बोलते थे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। पर क्वेश्चन में जो वर्ड यूज किया हम लोग वही यूज करेंगे। जरा देखो क्वेश्चन में क्या यूज किया हुआ है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। हम लोग भी वही यूज करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। चलो अगला हम लोग का है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। $90,000। ठीक है ना यहां तक? चलो मेरा ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कितना आएगा? ये आएगा 6,66,000। ठीक है ना यहां तक? चलो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब इसके बाद करना है मेरे को 2 एडजस्टमेंट। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। चलो ऐड करते हैं ओपनिंग FG, लेस करते हैं क्लोजिंग FG। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है ना? अब मेरा ओपनिंग FG तो सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ है। मेरा ओपनिंग FG देखना सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तीसरा लाइन में। तुम बोले कहां है? देखो दिख जाएगा मेरा FG 1 जनवरी 15 यानी ओपनिंग डेट में दिया है 1,44,000। चलो सीधा लिख दिया 1,44,000। लेस करना है क्लोजिंग FG। तुम लोग निकाल लिया? क्लोजिंग FG निकाल लिया? मेरा FG 31 दिसंबर यानी क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है एट कॉस्ट। अब मेरे को करना क्या है? ये वाला वैल्यू निकालना है। बताओ ये वैल्यू कैसे आएगा? मेरे को अमाउंट बताओ कितना आया? और कोई निकाले? 1,80,000 आ गया। एक सेकेंड, 1,80,000 कितने लोग का आ गया? ओके और एक और आंसर क्या बोला? 208,125 ये कितने लोग का आया? ओके पर मेजॉरिटी लोग का आया 1,80,000 और मेजॉरिटी लोग जनरली हमेशा राइट होते हैं। जनरली मेजॉरिटी लोग जनरली राइट होते हैं। आज के दिन मेजॉरिटी ने कहा 1,80,000 और गिने चुने 8 लोग ने कहा 2,08,125। पता है इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है, इसका सही आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है 1,80,000 या 2,08,125 में से कोई एक। अब बताए इसका राइट आंसर क्या है? 1,80,000 नहीं है, 2,08,125। 150
25 रुपए मेरे को दे दो, बराबर कर लो रहा। 2,08,125। अब रुको, अब ये वाला चीज हम एक्सपेक्ट नहीं करता तुम लोग को राइट अपने आप हो, पर तब भी कुछ लोग राइट कर लिए। पता है ये सेम चीज तुम लोग का एक जमाने में नहीं, फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है। तुम लोग फाउंडेशन में सब पढ़ के आए हम लोग। यस, याद करना, फाउंडेशन में एक हमारा चैप्टर था स्टॉक वैल्यूएशन, ऐसा कुछ था ना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरे को? याद है अकाउंट्स के अंदर में था इन्वेंट्री को वैल्यू कर, स्टॉक वैल्यूएशन। अरे याद है? तो देखो मेरा फिनिश गुड्स भी क्या है, एक तरह का इन्वेंट्री। मेरा फिनिश गुड्स भी क्या है, एक तरह का इन्वेंट्री, उसको मेरे को वैल्यू करना है। याद दिलाते हैं, इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए बहुत मेथड था, फीफो, और बोलो क्या सुना हुआ है, लीफो, और क्या सुना हुआ है, सिंपल एवरेज, क्या सुना हुआ है, वेटेड एवरेज सुना हुआ है, ये सब सुना हुआ है। बताओ फीफो मतलब क्या? एग्जैक्ट 41 मिनट हुआ है। एक बार घड़ी देखना, एग्जैक्ट 41 मिनट हुआ था, 1 मिनट बाकी है। चलो, फीफो का मतलब पूछे, फुल फॉर्म नहीं। तुम लोग ना सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ है। देखो मतलब वो मानता है, पर हमको तो मजा लेना था, हमने लिया। चलो एक काम करते हैं, इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? ब्रैकेट में लिखते हैं वर्किंग नोट 1 और नीचे दिखाते हैं कैसे करेंगे। जब पूरे के पूरे कॉस्ट के अंदर में जब भी कभी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है, हम लोग हमेशा करेंगे इस तरीका से जो हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक, अराउंड यहां पे 10 लाइन के आसपास छोड़ देना कि सीओजीएस, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट सेल, अराउंड 10 लाइन छोड़ के नीचे लिखा वर्किंग नोट्स 101। याद है ना, अकाउंट्स में सब पढ़ा हुआ। ये क्लास भी ऐसा है जिसका अकाउंट्स में फाउंडेशन में 100 में 100 आया था, 100 में 100, फाउंडेशन में नहीं। 90 प्लस है अकाउंट्स में, कितना आया? 91, वेरी गुड। 80 प्लस, चलो 80 प्लस भी आया कुछ लोगों का। 70 प्लस, ओके। 60 प्लस, 50 प्लस, ऑब्वियसली 40 प्लस सबका है, तभी यहां पे है। चलो बढ़िया। और यहां पे ऐसे इसका मैथ्स में फाउंडेशन में 100 में 100 आया था। क्या हंस रहे हैं? हंस क्यों रहे हैं? 100 में 100 नहीं आया था। अच्छा, 90 प्लस किसी का मैथ्स में, 80 प्लस, ओके 80 प्लस है कुछ लोगों का। .40 भी आया है। .40 कितने लोग का आया है? अरे वाह। अच्छा एक बात, इस क्लास में जनरली लोगों को मैथ्स से प्यार है, नफरत है? कितने लोग को मैथ्स सुन के मतलब पहला प्यार, इतना अच्छा लगता है मैथ्स? 10 तक नहीं, अभी तक, ओके। और कितने लोग मैथ्स सुनते भयंकर नफरत, यार मैथ्स क्यों है? अच्छा, आज ज्यादातर लोग को मैथ्स से नफरत है, ओके। पर्सनली मेरे लाइफ का पहला प्यार मैथ्स, पहला प्यार मैथ्स। इतना अच्छा लगता है मेरे को मैथ्स, कोई हिसाब नहीं। मैथ्स एकमात्र सब्जेक्ट है जिसमें क्लास 10 का बोर्ड में, क्लास 12 का बोर्ड में, बीकॉम में, सीए फाउंडेशन में आधा नंबर भी नहीं कटा। क्लास 10 के बोर्ड में 100 मार्क का मैथ्स था, और हम एडिशनल में भी मैथ्स लिया था, यानी 200 नंबर का मैथ्स था, 200 में 200। क्लास 12 में बंगाल बोर्ड में थे हम लोग, और बंगाल बोर्ड में मैथ्स का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा रहता है, तो उस समय 200 नंबर का मैथ्स था, और हम 200 नंबर का एडिशनल मैथ्स लिया था जो साइंस वालों का होता है, तो 400 नंबर का मैथ्स था, 400 में 400। सीए फाउंडेशन 100 में 100, बीकॉम में 100 में 100। तो मैथ्स पहला प्यार, मतलब खीरा लड़का है। क्या बोल रहे हैं? वैसे बता रहे, मैथ्स से अच्छा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, इतना अच्छा लगता है मैथ्स, मतलब बहुत अच्छा लगता है मैथ्स। पर अब रहा नहीं मैथ्स, चलो कोई नहीं। पहला प्यार मैथ्स। सेकंड प्यार कॉस्ट। हमको ध्यान है, जब शादी होता है ना, तो उसके पहले लड़का लड़की लोग मिलते हैं, क्या तुम लोग भी मिलेगा? या शायद मिल लिया होगा भी, वो भी हो सकता है। तो जब मिले थे तो हमको ध्यान है, जब हम लोग जब मिले थे तो हम क्या बोल के बुलाया था, मतलब जो मेरी वाइफ बनी उससे जब मिला था तो हमको ध्यान है, बोला भाई देख, सॉरी भाई नहीं, अरे भाई नहीं, मतलब शायद बोला को सुनो, वो बोला हाँ सुनाइए, इससे भी कुछ बात को हमको याद नहीं है। पता है उसको सीधा सीधा बोला था, हमारा देख एजी, हम उसको एजी बोलेगा,
हम सीधा बोला देख, और बाई चांस फ्यूचर में हम लोग का शादी होता है ना, और फ्यूचर में हम लोग का शादी होता है तो ध्यान देना, तू मेरी फर्स्ट लव तो नहीं रहेगी। तूने क्यों, आपका चक्कर है क्या? हम बोला चक्कर वक्कर नहीं है, पहला प्यार तो मैथ्स है। बोला अच्छा बताइए सेकंड प्यार, हम बोला कॉस्ट। बोला थर्ड प्यार, हम बोला एफएम। बोला फोर्थ प्यार, हम बोला लॉ। अब बोले बताइए मेरा नंबर कौन सा आएगा? तो उसको फाइनल से नंबर एलोकेट किया गया था 9th। वो बोले बस काफी है। बोले बस दिन में थोड़ा जगह दे दीजिएगा, काफी है, जरूरत नहीं है नंबर का। यहाँ मेरे को ससुराल गाड़ी बैठा हुआ है ना। चलो जरा लिखते हैं। तो कैलकुलेट क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। चलो यहां लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ, क्या हुआ? अरे बाबा इतना खुश हुई है। अच्छा जो भी रिलैक्स, इतना क्या खुश हो गया? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी फिनिश गुड्स। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक, तो देखो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं दिया था, वही तो निकालना है। ये क्वेश्चन उठता है कैसे निकलेगा? 2 स्टेप में। पहला स्टेप जो हम लिख रहे हैं ना बड़ा सिंपल है, तुम लोग आराम से समझ जाएगा। एक बात बोलो, ये जो मेरा फिनिश गुड्स है, एक बात बोलना, जो फिनिश गुड्स है जरा बताना, एक बार इमेजिन करना फैक्ट्री को। क्या लगता है जो मेरा फिनिश गुड्स है ये क्या स्टोर्स डिपार्टमेंट में होगा, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगा, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होगा? मेरा फिनिश गुड्स कहां पड़ा रहेगा? मार्केटिंग में। फैक्ट्री वाला फिनिश गुड्स बनाया, बनाकर किसको दिया? मार्केटिंग को। बोला भाई बेच। यानी मेरा सारा फिनिश गुड्स कहां रहेगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर में। यानी फिनिश गुड्स का वैल्यू भी कौन निकालेगा? मार्केटिंग वाला। और अगला प्रश्न उठता है कैसे निकालेगा? पहले वो ये देखेगा कि साल भर में, साल के बिगनिंग में कितना फिनिश गुड्स था, साल भर में और कितना बनकर आया, उसमें कितना बिक गया, कितना पड़ा रह गया। ये चारों चीज को देखेगा। चलो एक काम करते हैं, पहला लाइन लिखते हैं ओपनिंग एफजी। एफजी मतलब क्या? एफजी का फुल फॉर्म फिनिश गुड्स। ठीक, हाँ लिख सकते हैं। आरएम, डब्ल्यूआईपी, एफजी ये सब स्टैंडर्ड अब्रिविएशन है, लिख सकते हैं एग्जाम में। तो पहले लिखते हैं ओपनिंग एफजी, शुरू में कितना पड़ा हुआ था, प्लस मेरा फैक्ट्री वाला और कितना प्रोड्यूस करके दिया, प्रोडक्शन। ठीक है ना? मान लो मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट साल के बिगनिंग में कितना पड़ा हुआ था, फैक्ट्री ने और कितना दिया, जुड़ जाएगा। उसमें कुछ बेच दिए, माइनस कर दे सेल, जो लास्ट में बचा वो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग एफजी। ठीक है ना? अब जरा मेरे क्वेश्चन में लिखा ओपनिंग एफजी, सेल और क्लोजिंग एफजी तीनों का यूनिट दिया हुआ है। यूनिट, वैल्यू नहीं, यूनिट। पता है ओपनिंग एफजी, सेल और क्लोजिंग एफजी देखना, तीनों का यूनिट दिया हुआ है। तुम बोले कहां दिया हुआ है? जरा चोक खोल के देखिए, दिखेगा? चोक मैंने समझ आता है बंगाली में, आंखों दे चोक। सही बोला ना? बंगाली मेरा वैसे बहुत खराब है। तुम बंगाली है क्या? चोक सही बोला हम। अब जरा देखना ओपनिंग एफजी, सेल और क्लोजिंग एफजी का यूनिट जो है ना, तीनों का यूनिट जरा देखना क्वेश्चन में दिया हुआ है। तीनों पुट करना, मेरे को क्या मिल जाएगा? साल भर का प्रोडक्शन। चलो जरा देखिए कहां कहां कितना यूनिट दिया हुआ है। एफजी ओपनिंग 8000 यूनिट, क्लोजिंग एफजी 10,000 यूनिट, और जरा देखना सेल कितना किए हैं? 30,000 यूनिट। तो जैसे ही तीनों को पुट करेंगे मेरे को तो पता है क्या, तुरंत क्या मिल जाएगा? साल भर का प्रोडक्शन कितना आया। एक जरा कैलकुलेट करना कितना आएगा साल भर का प्रोडक्शन। ओपनिंग एफजी है 8000, लिख दिया 8000। प्रोडक्शन निकालना है, निकालना है, यस निकालना है। एक बार सेल बोलो ना, कितना था? सेल 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 30,000 यूनिट। ये क्या नाम है? क्लोजिंग एफजी कितना था? एफजी क्लोजिंग में 10,000। पता है इससे मेरे को सीधा क्या मिल जाएगा? प्रोडक्शन। तुम लोग इतना मैथ चलता है ना, ये उधर जाके प्लस हो जाता है, इतना मतलब आता है ना। तुम लोगों ने नफरत हम पूछ लिया। 10 10 30 40, और ये गया उधर 40 - 8 कितना आएगा? 32,000 यूनिट्स। यानी जब भी कभी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है, सबसे पहले निकालना साल भर में भाई बनाए कितना थे। शुरू में था 8, 32 और बना मिला के 40, उसमें 30 बेच दिए, क्या बचा? 10। इतना हो गया। अब एक काम करते हैं, आखिरी 2 लाइन लिखते हैं और निकालते हैं इन्वेंट्री का वैल्यू कितना। तो ना मेरे वेयरहाउस के अंदर में 2 तरह का इन्वेंट्री हो गया, एक जो साल के बिगनिंग में पड़ा हुआ था ओपनिंग, और दूसरा जो साल भर में प्रोड्यूस होकर आया। उसमें कुछ बेचे होंगे, कुछ पड़ा रह गया होगा। चलो एक काम करते हैं, यहां पे कुछ ऐसा बनाते हैं, क्वांटिटी थोड़ा दूर में लिखते हैं।
क्वांटिटी वैल्यू रेट। अब एक और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पॉइंट से सोच रहे हैं, साल के बिगनिंग में कुछ स्टॉक पड़ा हुआ होगा, साल भर में कुछ और बन के आया होगा, तो दो तरह का स्टॉक है, उसमें कोई स्टॉक बेचे हैं, कुछ पड़ा रह गया होगा। तो पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, कितना क्वांटिटी है, कितना वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। तुम लोगों ने कहां दिया हुआ है, जरा देखो पहला लाइन, सॉरी तीसरा लाइन, ओपनिंग स्टॉक 8000 यूनिट और वैल्यू कितना है 1,44,000। मेरे को सीधा क्या मिल जाएगा, रेट। मेरा ओपनिंग स्टॉक 8000 यूनिट था, वैल्यू है 1,44,000। एक बार रेट बताओ ना कितना आएगा, तुम लोग रेट निकाल पा रहे हैं, कितना आएगा 1,44,000 डिवाइड बाय 8000, 18 रुपया पर यूनिट। ठीक है ना, ठीक है ना, अरे ठीक है तो बोलो। ठीक, तो देखो साल के बिगनिंग में ओपनिंग स्टॉक था 8000, अब साल भर में फैक्ट्री ने 32,000 और यूनिट बनाकर दिया, तो ओपनिंग में 8 था और प्रोडक्शन होके कितना आ गया 32,000। ठीक है ना, 8000 था और मेरा कितना यूनिट प्रोड्यूस होकर आया 32,000, मिला के 40 हो गया। अब तुम लोगों ने कहा ये प्रोडक्शन का वैल्यू कहां है, बोले प्रोडक्शन का वैल्यू कहां है, कॉस्ट शीट में देखता प्रोडक्शन का कॉस्ट कहां है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जरा देखो देखो कॉस्ट शीट में दिखेगा, प्रोडक्शन के 32,000 यूनिट और ये प्रोडक्शन करने का कॉस्ट क्या लगा, कॉस्ट शीट में देखो दिखेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के 32,000 यूनिट, इसको बनाने का कॉस्ट क्या लगा इतना, तो 32,000 यूनिट का मेरे को वैल्यू मिल गया। प्रोडक्शन था 32,000, प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा क्या लगा इतना, तो 32,000 यूनिट के लिए खर्चा है। एक मेरे को रेट बताएगा कोई कितना आएगा, अच्छा अच्छा आराम से आराम से आराम से, हाँ अब बोलो कितना है, 20.25 पर यूनिट। पता है कॉस्ट के अंदर में जब भी कोई रेट डेसिमल में आएगा ना, तो हम लोग हमेशा 4 डेसिमल लेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। जब कुछ लोग पता क्या हो गया 20.8125 को 21 खत्म कर दिया 21 रुपया करके, पर जब भी रेट आएगा ना तो रेट को हम लोग हमेशा लेंगे 4 डेसिमल पॉइंट। पूरे कॉस्ट के सिलेबस में, पूरे कॉस्ट के सिलेबस में जैसे ही रेट आएगा डेसिमल में हमेशा 4 पॉइंट लेंगे ना, तो मेरा आंसर में अप्रोक्सीमेशन एरर नहीं रहेगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक, चलो अभी काम करते हैं। अब क्वेश्चन में मेथड का नाम बोला नहीं है तो जो मन चाहे लगाना, हम लगा रहे हैं फीफो। जो बस लास्ट में लिखते हैं एज पर फीफो कॉमा क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, एज पर फीफो, एज पर फीफो। ठीक, चलो अब जरा देखिए आप लोगों को फीफो लिफो कितना पता है। नाम है फीफो, ना ना ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चल जाएगा, इतना वो मत करो। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो एक बात बोलो, मेरा जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जो मेरा वेयरहाउस है, उसमें 2 तरह का स्टॉक है। एक ओपनिंग स्टॉक पहले पड़ा हुआ था, उसके बाद साल भर में 32,000 यूनिट और आया। तो बताओ जो पहले आउट करेंगे, जब पहले आउट करेंगे, जब पहले बेचेंगे, बताओ पहले कौन सा बेचेंगे, 32,000 बेचेंगे या 8,000 बेचेंगे, 8,000। और जरा देखो साल भर में कितना बेचा था, साल भर में सेल कितना किए थे 30,000। और अगर लगाना है फीफो, लगाना है फीफो, लगाना है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो मेरा पहले वाला था वो पहले आउट होगा। तो देखो ये दोनों में पहले कौन सा था, ये, तो पहले किसको बेचेंगे, इसको, तो 8,000 गया, बेच दिए। तो देखो 30,000 में से 8,000 गया, 30,000 में से 8,000 गया, बताओ बाकी कितना जाएगा 22,000। बताओ वो कहां से जाएगा, मेरा कहां से जाएगा, ओपनिंग से जाएगा या प्रोडक्शन से जाएगा, तो प्रोडक्शन 32 था, उसमें भी 22 गया, उसमें भी 22 गया, यानी क्या बचा रह गया 10,000, जिसका रेट कितना है 20.8125, 10,000 क्वांटिटी था, कौन सा रेट वाला 20.8125, क्या मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। ठीक, तुम लोग से मैं क्वेश्चन दूसरा पूछे, अगर बाई चांस इसी क्वेश्चन में फीफो नहीं लीफो लगाना होता, बताओ अगर बाई चांस मेरे को लीफो लगाना होता, पहले लीफो का फुल फॉर्म, यानी जो लास्ट वाला है वो पहले आउट होगा। तो देखो साल भर में हम लोग बेचे 30,000 और लास्ट वाले को बेच रहे हैं, लास्ट वाले को बेच रहे हैं पहले, तो पहले कौन सा बिकेगा, ओपनिंग या प्रोडक्शन। तो 32 में से 30 गया, 32 में 30 गया, यानी क्या बचा 2,000। और बोलो तो ये 8,000 बिका है या पड़ा रह गया, तो देखो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कुल मिला के 10,000 था
जिसमें 8,000 ये वाला रेट का है और 2,000 ये वाले रेट का है, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। समझ में आया? एक बार फिर से बोले, एक बार फिर से बोले। वंस मोर, वंस मोर, यस। सुनो ये, मेरा पहला है फीफो, और हम वो नहीं करेगा, तुम लोग ये करो। सॉरी, वो ये तुम लोग समझता नहीं अभी, कुछ दिनों बाद समझ जाएगा। हम जब बोलेगा ना वो मत करो ये मत करो, सुनो। एक काम करते हैं, हम नहीं बोलेगा, तुम लोग बताना। पहला है फीफो, यानी पहले वाले को आउट कर। खाली एक मात्र क्वेश्चन है, पहले वाले को आउट करना है। तो ये दोनों में पहले कौन था? तो पहले कौन सा जाएगा? ओपनिंग वाला। तो देखो, बेचे 30, पहले 8,000 पूरा गया, तो 30 में से 8 गया, बाकी 22,000 कहां से जाएगा? इधर से। तो 32 में 22 गया, क्या बचेगा? 10,000। तो क्लोजिंग स्टॉक 10,000 बच गया। रेट क्या है? 20.8125। जो सीधा नीचे लिखते 10,000 इंटू 20.8125, 10,000 यूनिट इंटू 20.8125। देखना ये वैल्यू कितना जाएगा? 2,08,125। ठीक है ना? जब भी कभी क्वेश्चन में मेथड ना बोले, जो मन चाहे लगाना, बेटर होता है फीफो या वेटेड एवरेज लगाना। अभी इस क्वेश्चन में हम लोग फीफो जाने हैं। ठीक, ये वैल्यू ऊपर पुट करना, बाकी कॉस्ट शीट कंप्लीट कर लेना। अब आगे कॉस्ट शीट में कुछ नहीं है, और सीधा देखना लास्ट में प्रॉफिट कितना जाएगा। चलो, क्लोजिंग एफजी आया 208,125, सीधा लिखते हैं 208,125। ठीक है ना? यहां तक एक ट्राई करो कंप्लीट करने का कॉस्ट शीट। और ये आएगा -64,125 शायद। तो देखो, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया हुआ था, ऐड के ओपनिंग एफजी लेस के क्लोजिंग एफजी, मेरे को सीधा मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना गुड्स को बेचे, उसका कॉस्ट क्या? कितना आएगा ये? और 666,000 था, माइनस कर दिया 64,125, मेरे को सीधा मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना आएगा ये? जाएगा 601,875। तो देखो, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक आया। जब मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद एक आखिरी ओवरहेड बचा हुआ है, आना कौन सा? आखिरी ओवरहेड कौन सा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों दिया हुआ है। चलो सीधा ऐड करें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ठीक है ना? हाँ, चाहो तो अलग अलग दिखा दो, सेलिंग अलग, डिस्ट्रीब्यूशन अलग, डिटेल कॉलम में, टोटल बाहर। कितना है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन? सेलिंग है 54, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 36। तो देखना 54,000 और 36,000 मिला के आएगा 90,000। ठीक है ना? चलो, मेरा मिलाकर आया कॉस्ट ऑफ सेल 691,875। सही है ना यहां तक? चलो, मेरा कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, ऐड करेंगे, प्रॉफिट मिलेगा सेल। पता है क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है। देखो, सेल और फिनिश गुड्स दिया हुआ है, तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ना? चलो, ऐड करें प्रॉफिट, मिलेगा सेल, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर है। ठीक, और बाई चांस प्रॉफिट दिया रहता तो ऐड करके सेल निकालते। यहां सेल दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है, प्रॉफिट आ जाएगा। और देखना, सेल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना? सेल दिया है, फिनिश गुड्स को बेच के क्या मिला? 9 लाख। सीधा लिखते हैं 9 लाख। ठीक, एक बोलो नहीं, प्रॉफिट कितना जाएगा? बैलेंसिंग फिगर कैसे है? 9 लाख माइनस किए टोटल कॉस्ट, मेरे को क्या मिलेगा? प्रॉफिट 28125 20। सही तो लिखा था, सही तो लिखा था। ठीक है ना यहां तक? अब कुछ लोग यहां पे डेढ़ होशियार, अब कुछ लोग एनालिसिस करेंगे, कर देते हैं। बोला क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी 208,125 था, प्रॉफिट भी 208,125 है। तब कुछ लोग सोचेंगे क्या ये हमेशा सेम होगा?
ये सेम नहीं होगा, ये मियर कोइंसिडेंस है, इसका वास्तविक जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। तो ये क्वेश्चन में मियर कोइंसिडेंस था कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट सेम आया, अदरवाइज जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में सेम आए। डन। चलो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन खत्म जब हो गया ना, उसके नीचे लिखना सेल्फ नोट। सेल्फ नोट का मतलब एग्जाम में नोट नहीं दिखाना, ये हमारे आपस का नोट है, आपस में समझने का नोट है। वर्किंग नोट एग्जाम का है, सेल्फ नोट हमारा अंदर का बात, एग्जामिनर को नहीं बताना है। तुम लोग सेल्फ नोट में क्या करना चाह रहे हैं? ये क्वेश्चन तो देखो फीफो के बेसिस पे कर दिए, पर अगर बाई चांस क्वेश्चन में लीफो, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज आता, तुम बैठ के पूरा क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहे, खाली क्लोजिंग स्टॉक का ही तो वैल्यू बदलता। हम लोग बस जानते हैं ये तीनों मेथड में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होता है, बस एक एक लाइन में जानते हैं। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन में फीफो की है तो ये वैल्यू था, पर अगर बाई चांस में क्वेश्चन में बोल देता भाई लीफो करके दिखा, तो दिखा, सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज तो करके दिखा, तो समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या होता। पूरा क्वेश्चन करने का फायदा नहीं है, खाली क्लोजिंग स्टॉक जानते हैं। जो नीचे लिखते हैं सेल्फ नोट्स। Point 1. As per LIFO, closing stock is equal to। एग्जाम में प्लीज करके मत आ जाना ये सब, बस देखे देखे देखे, हमको ये भी आता, देखे ना, इतना उसको बताना नहीं है, जितना पूछे उतना बता के आ जा रहा। ठीक, चलो एज पर LIFO क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, अब देखो नाम है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लास्ट वाला आउट हो रहा है, लास्ट वाला आउट हो रहा है। और जरा देखो ये दोनों के अंदर में लास्ट में कौन सा आया था जो प्रोडक्शन हुआ था, ये दो के अंदर में लास्ट में कौन सा आया था जो प्रोडक्शन हुआ था? ओपनिंग तो पहले से था, उसके बाद में प्रोडक्शन आया, तो लास्ट वाले को आउट करना है। तो लास्ट वाले में से 30,000 बेच दिए, क्या बचा रह गया? 2,000, और ये 8,000 पूरा बचा रह गया। जब मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या आएगा? 8,000 इंटू 18 प्लस 2,000 इंटू 20.8125। ठीक है ना? एक बार जरा वैल्यू निकालो ना, कितना आएगा ये? तो 8,000 पूरा पड़ा रह गया @18 और 2,000 पड़ा रह गया @20.8125। ठीक है ना ये वाला चीज? देखो प्लीज कोई डाउट हो तो जरूर पूछना, और जैसे कि हम लास्ट डे बोला, क्लास में शर्म आए तो क्लास के बाद पूछना, हम यहीं रहेंगे। तब भी शर्म आए, अभी व्हाट्सएप नंबर हम दे तो दे, पर लोग अंडरस्टैंड उल्टा सीधा, हाय हाउ आर यू, ये सब मैसेज बहुत करने लग जाता है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या कर रहे हो। एक मैसेज आया था हमको रात को 2 बजे, KKRH, और हमको KKRH का मतलब ही समझ में नहीं आया। हमको लगा कुछ कोई इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन, हम समझ नहीं पा रहे। हम बोला KKRH बने क्या? बोला क्या कर रहे हो। तो रात को 2 बजे डाउट है कि क्या कर रहे हो, इसलिए भी हमको शुरू में, हम बाद में तुम लोग नंबर जरूर देगा जब तुम लोग थोड़ा सीरियसली पढ़ने लगेगा, अभी तो अंडरस्टैंड मैसेज करेगा हमको। एक बताओ ना वैल्यू कितना जाएगा मिला के? 185। बोलो आया ना ये वाला चीज? अरे बोलो, थोड़ा बोला करो। ठीक, तो देखो मेरा फीफो हुआ, लिफो हुआ, अगला मेरा क्या है? सिंपल एवरेज। जैसा कि नाम खुद बता रहा है, बड़ा सिंपल है ये, एज पर सिंपल एवरेज। तो देखो मेरा हर मेथड में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू चेंज होगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी चेंज होगा। तो जो मेथड लगाएंगे प्रॉफिट कुछ और हो जाएगा। चलो एज पर सिंपल एवरेज कॉमा क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, तुम लोग ऐसा ये सब शायद पढ़ा हुआ है ना? चलो एज पर सिंपल एवरेज मेथड, देखो नाम खुद इंडिकेट कर रहे हैं, सिंपल एवरेज मेथड में रेट का सिंपल एवरेज करना है। जो रेट है सब में रेट ही तो निकाल रहे हैं, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका रेट क्या होना चाहिए। कभी ओपनिंग वाला लिए, कभी प्रोडक्शन वाला लिए। मेरा सिंपल एवरेज मेथड में रेट कौन सा आएगा? सिंपल एवरेज रेट। तुम लोग कैसे मिलेगा? क्लोजिंग स्टॉक 10,000 यूनिट था, वो तो था। मेरा क्लोजिंग स्टॉक 10,000 यूनिट था, वो तो था। रेट लेना है सिंपल एवरेज। तुम लोग सिंपल एवरेज किसका लेंगे? जो 2 तरह का स्टॉक था। एक बात बोलो, सिंपल एवरेज कैसे आता है? जैसे मान लो 5 और 6 का सिंपल एवरेज निकालना है, 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे ये 2 रेट का सिंपल एवरेज निकालना है, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना? नाम है सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज रेट निकाल। तो जो 2 रेट है उसका सिंपल एवरेज कितना कितना आ जाएगा ये? पहला रेट था 18, अगला है 20.8125 डिवाइडेड बाय 2। तुम तो पहले डिसाइड कर लो क्या लिखना है।
1940 नहीं, हम इंटू 10,000 करके बताओ। हम खुद करेगा, नहीं हम खुद करेगा। 62.5 सही है ना यहां? ठीक है, मल्टीप्लाई करके आगे लिख दिया। चलो आखिरी लिखते हैं पॉइंट नंबर 3, एज पर वेटेड एवरेज मेथड। तुम लोग कर लिया ना, इसका पहले एवरेज निकाले इंटू 10,000, ये वैल्यू आ गया। चलो आखिरी लिखते हैं पॉइंट नंबर 3, एज पर वेटेड एवरेज मेथड। चलो अगला मेरा एज पर वेटेड एवरेज मेथड। अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? जो सिंपल एवरेज वाले में सिंपल एवरेज रेट निकाला है, मेरे को वेटेड एवरेज मेथड में लगाना पड़ेगा वेटेड एवरेज रेट। और प्रश्न उठता है वो कैसे मिलेगा? नीचे लिखते हैं वेटेड एवरेज रेट इज इक्वल टू तो आइदर लगाते फीफो या लिफो या सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। मेरा वेटेड एवरेज रेट कैसे मिलेगा? जितना वैल्यू है सबको जोड़ दे, डिवाइडेड बाय जितना क्वांटिटी है सबको जोड़ दे। इसका फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ क्वांटिटी। समेशन ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना? तुम लोगों ने वैल्यू कौन कौन सा है ऊपर देखना, दो ही तो वैल्यू था, ये दोनों था, दोनों को जोड़ दो। और डिवाइड करना है समेशन ऑफ क्वांटिटी, देखो दो ही तो क्वांटिटी था, ये दोनों, दोनों को जोड़ दो। तो वैल्यू को जोड़ दिए, क्वांटिटी को जोड़ दिए, अब जो डिवाइड करके रेट आएगा वो अपना वेटेड एवरेज रेट आएगा। एक बार जरा ये रेट निकालना, कितना आएगा? लोग निकल गया? कुछ याद आ रहा है? सब पढ़ा हुआ, कुछ सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? तो देखो, मेरा सिंपल एवरेज रेट में जो दो रेट था उसका सिंपल एवरेज किए, मेरा वेटेड एवरेज रेट के अंदर में सारा वैल्यू जोड़ दे, सारा क्वांटिटी को जोड़ के डिवाइड करके रेट निकाल दे। मेरा वैल्यू था एक ओपनिंग वाला, एक करंट ईयर में जो प्रोडक्शन किए, डिवाइडेड बाय मेरा क्वांटिटी भी दो है, एक ओपनिंग में था, एक करंट ईयर वाला था। मेरे को एक बार सीधा कोई रेट बताओ ना, कितना आएगा? 20.25 पर यूनिट। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या बनेगा? 10,000 यूनिट था, मेरा क्लोजिंग स्टॉक 10,000 यूनिट था, उसका रेट कौन सा लेंगे? वेटेड एवरेज 20.25। तो इतना ये वैल्यू आ जाएगा 2,02,500। ठीक, तो बताइए इफेक्टिवली हम लोग एक नहीं 4 क्वेश्चन किए हैं। बाकी सारा लाइन सेम रहता, आइदर फीफो बोलता या लिफो बोलता या सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज, जो बोलता कर देंगे। डन। चलो इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन होता है कंप्लीट। हम लोग करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम लगेगा मेरे हिसाब से 10 मिनट के आसपास। बड़ा छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल मैथ्स का सिंपल मैथ्स का। अभी एक वैसे तो अभी बेस्ट पार्ट है, लोग फाउंडेशन देके आ रहे हैं ना, तो फिर भी तुम लोग का मैथ्स ठीक है, फाउंडेशन देके आ रहा है। जिस समय सीपीटी रहता था ना, अभी भी कुछ लोग सीपीटी वाले हैं, उस समय लोग का मैथ्स उतना ग्रेट नहीं होता था, जय मां काली से काम चल जाता था ना। फाउंडेशन में मैथ्स में जय मां काली चल रहा है, एक सब्जेक्टिव है ना तुम लोग का। अच्छा ओके, हाँ सीए के अंदर में वैसे है, हाँ तब भी अच्छा है। एटलीस्ट वहां तो खाली 50 रहता था, 15 चाहिए होता था, और यहां 100 में 40 तो चाहिए। मतलब हम ऐसा सुना हुआ, नाम तो सुन के घबरा गया। आज से 2 टर्म पहले में एक बार मैं ऐसे एक इक्वेशन लिख रहा था, उसमें था 365 डिवाइडेड बाय 65 या 62 ऐसा कुछ नंबर था। मतलब सुन के हैरान था, पता नहीं वो मेरे साथ मजाक कर रहा था या क्या कर रहा था। बोला 6 ऊपर है, काट दो। और उसके बाद हम 2 दिन शायद सदमा में चला गया, बोले क्या बोल दिया। और लास्ट तक वो लड़ रहा था, नहीं हम लोग पढ़े हैं, ऊपर नीचे सेम होने पे कट जाता है। हम बोला ऐसे कैसे कट जाता है? पता चला यहाँ पे ऐसा टेढ़ा, ये लाइन पकड़ के काट दिया, ऐसे थोड़ी कट जाता है। और हम सही बता रहे हैं, ये सीए इंटर में पढ़ने वाला जब ये बात बोला, हम 2 दिन हम सच में हम कुछ समझ नहीं पाया क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन लोग पूरा नहीं करेंगे, आधा करेंगे अभी, और इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट करेंगे अभी साथ में, और दूसरा पार्ट आप लोगों का होमवर्क रहेगा। और हम होमवर्क चेक करेंगे, जरूर चेक करेंगे। नेक्स्ट जैसे आईडी कार्ड चेक नहीं किया जाएगा, होमवर्क चेक किया जाएगा। हम खुद बाहर में खड़ा होकर होमवर्क चेक करेगा, गलत चलेगा पर करना जरूरी है।
पूरा गलत शरत करके और चलेगा। देखा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। यहां से यहां तक पढ़ेंगे आज, यहां से यहां तक पढ़ेंगे आज, और ये वाला पोर्शन तुम लोग का होमवर्क रहेगा, डिस्कस कर लेंगे, होमवर्क रहेगा। ठीक, तुम लोग ले आए तो बहुत इजी, तुम लोग ले आए तो बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है, छोटा सा, पढ़ते हैं ना। देखो, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक सेकंड, स्टार्ट करने के पहले मैं तुम लोग से लास्ट डे का क्वेश्चन पूछता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन, इट डिनोट्स द मेथड ऑफ अकाउंटिंग व्हिच डील्स विद 3 वर्ड: प्रिंसिपल, मेथड एंड टेक्निक यूज्ड बाय टॉप मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ज्यादा ऑब्जेक्टिव कुल मिला के 4, प्रोडक्ट वाइज सेल मिलेगा, कॉस्ट मिलेगा, सेल मिलेगा, कॉस्ट मिलेगा, प्रॉफिट। और जैसे ही प्रॉफिट आया, कौन तैयार 4 लेने के लिए? 2 या 3? 3। पहला लॉस को क्या कर कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, प्रॉफिट मेकिंग का एक रेशियो निकाल, जिसका रेशियो उसके सेल को आगे, ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। और तीसरा क्या था? कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन कॉमा इफ पॉसिबल। ठीक, अब फॉर द वेरी लास्ट टाइम आज एक और हम पूछ रहे हैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। मेरा पहला था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, अगला डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों मिला के वेट। प्राइम कॉस्ट क्या है? पहला ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का 3 नाम और, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, अब 2 एडजस्टमेंट, ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस, वो तो एक पैकिंग कॉस्ट आएगा। प्राइमरी बताओ, सेकेंडरी कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही प्राइमरी खत्म, मेरा फैक्ट्री का काम खत्म, फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। अगला लेंगे हेड ऑफिस का खर्चा, क्या मेरे को मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब 2 एडजस्टमेंट करेंगे, ऐड ओपनिंग एफजी लेस क्लोजिंग एफजी, क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आखिरी ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल एंड प्रॉफिट, क्या मिलेगा? सेल। डन। आज हम लोग तीसरी बार रिपीट किए। मेरा टारगेट है जब तक कॉस्ट शीट खत्म होगा 2500 रिपीट करना है, मतलब क्वेश्चन करते करते हो ही जाएगा ना अपने आप। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ते हैं साथ में, डिस्कस करते हैं साथ में, करेंगे भी, देखते हैं कैसे करेंगे। चलो क्या लिखा है जरा देखें। द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल, द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल, द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज ₹45,000 इज एज बिलो। मान लो मेरे कंपनी का काम है एक आर्टिकल बनाकर बेचना, मान लो वो आर्टिकल क्या? मान लो मेरा मोबाइल, ये कंपनी का काम है मोबाइल बनाकर बेचना। अब मोबाइल को बेचने का जो सेलिंग प्राइस है वो है 45,000, सेलिंग प्राइस है 45,000, और मेरा खर्चा क्या लगा है उसको बनाने का नीचे दिया हुआ है। तुम लोगों ने किस प्रकार? कुछ इस प्रकार, ये 3 खर्चा। पहला लगा है मटेरियल कॉस्ट, तुम लोगों ने कितना? 50% ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी जितना भी टोटल खर्चा लगा ना उसका 50% मटेरियल था। ठीक है, मेरा लेबर लगा 20% ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी मेरा जितना टोटल खर्चा उसका 20% लेबर है। और बोलते हैं ओवरहेड बाकी जो बच गया, बोले तो बाकी क्या बचा? 50% ये ले लिया, 20 ये ले लिया, मिला के 70, तो 100 में 70 हटा, क्या बचेगा? 30%। तो मेरा ओवरहेड क्या है? 30% ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक, यानी मेरा एक आर्टिकल बनाकर बेचे, सेलिंग प्राइस है 45,000, मेरा खर्चा लगा है 3, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल 50%, लेबर 20 और ओवरहेड 30 ऑफ टोटल कॉस्ट। पर पता है लोचा क्या है? टोटल कॉस्ट क्या है ना वो नहीं बताया, मेरा टोटल कॉस्ट क्या है ना वो नहीं बताया, और जब तक वो नहीं बताएगा कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे? अब एक काम करना, याद करना बचपन को। यानी बचपन में अगर बाई चांस क्वेश्चन में कोई चीज नहीं दिया रहता था, हम लोग याद है उसको क्या मानते थे? एक्स। बचपन में करते थे, ये बचपना अभी भी चलाना। और बाई चांस क्वेश्चन में कोई चीज मेंशन नहीं करेगा, हम लोग उसको क्या मान लेंगे? एक्स। कुछ भी कर लो, एक्स से पीछा नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा एक्स से पीछा। हम एल्जेब्रा वाला एक्स का बात कर रहा है, तुम कौन सा बात कर रहा है? ठीक है, हम कहा था इधर। तो एक काम करते हैं हम लोग टोटल कॉस्ट को मान लेते हैं एक्स। समझ पा रहे तुम्हारा बात? तुम वही मान के चलो जो तुम पुराने भावनाओं में बह जाओगे। एक काम करते हैं टोटल कॉस्ट को मानते हैं एक्स। तो एक बात बोलो, अगर टोटल कॉस्ट को एक्स माना, अगर टोटल कॉस्ट को एक्स माना तो पता है 50% ऑफ एक्स क्या आएगा? इधर बोलो x/2 या बोलो 0.5x। 50% मतलब 0.5,
इतना मैथ्स कैलकुलेटर में करके देखो ना, चाप मत लो। 50 डिवाइडेड बाय 100 लिखना, देखना 0.5 प्रकट हो जाएगा। ठीक, तो देखो मेरा 50% मनी क्या है 0.5 और टोटल कॉस्ट एक्स मांगा हुआ है, तो मटेरियल कॉस्ट क्या आएगा 0.5x। सिंपल है यहां तक। बताओ तो लेबर कॉस्ट क्या आएगा 20% ऑफ एक्स यानी कितना बनेगा 0.2x। बोलो ओवरहेड एट 30% ऑफ एक्स क्या बनेगा 0.3x और टोटल कॉस्ट क्या है x। ठीक, टोटल कॉस्ट में जोड़ते हैं प्रॉफिट, मेरे को क्या मिलता है सेल। और जरा देखना सेल वैल्यू दिया हुआ है 45,000, तो एक बात बताओ सेल वैल्यू है 45,000, कॉस्ट है x, मेरा सेल वैल्यू है 45,000, टोटल खर्चा है x, बोलो प्रॉफिट क्या है x माइनस 45,000 या 45,000 माइनस x। प्रॉफिट कैसे आएगा कॉस्ट माइनस सेल या सेल माइनस कॉस्ट, सेल माइनस कॉस्ट। सेल है 45,000, टोटल कॉस्ट x, क्या मिलेगा 45,000 माइनस x। बोलो इतना मैच चलता है, अरे बोलो ना। ठीक, चलो मेरा बन गया। अब बस लास्ट टाइम देखते हैं, उसी के साथ ये क्वेश्चन होता है खत्म। क्या लिखा है जरा पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है ड्यू टू एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन एक्जिस्टिंग मटेरियल प्राइस बाय 15%। यानी हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल मटेरियल का प्राइस 15% बढ़ जाएगा। यानी मेरा मटेरियल इतना लगना चाहिए था पर अगले साल इतना नहीं लगेगा, 15% ज्यादा लगेगा। तुम लोग इसका 15% निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं इसका 15%। मेरा 0.5x था, बोलते अगले साल ये 15% बढ़ जाएगा, तो 0.5 का 15% कैलकुलेट करना जाएगा 0.075। जरा देखो आया 0.5 था, उसका 15% निकालना ही आएगा 0.075, तो 0.5 था उसमें 0.075 और जोड़ दिए, क्या मिल जाएगा 0.575x, तो अगले साल का मटेरियल आया। यह पता है इसको करने का सबसे अच्छा तरीका, कोई चीज अगर 15% बढ़ रहा है, मान लो पहले 100 रुपया था, मान लो पहले 100 रुपया था, अगर ये 15% बढ़ जाए 115, अगर 15% गिर जाए 85, तो 15% बढ़ा है ना, तो जितना था उसका अब 115% हो गया। अगर 100 पहले था तो 15 बढ़ के 115% हो गया, तो सीधा लिखा ना 0.5 का 115%, सीधा अमाउंट आ जाएगा। अब आगे होता है जो लेबर का खर्चा है वो 25% बढ़ेगा। ये अगर 100 रुपया था वो 25% बढ़ जाएगा, 125 हो जाएगा, तो जितना लेबर कॉस्ट था उसका 125% हो जाएगा। और बोलते हैं जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है वुड कम डाउन बाय 25%, वुड कम डाउन। बताओ वुड कम डाउन, डाउन माने क्या, बढ़ रहा है गिर रहा है, और 25% गिर रहा है, मतलब बताओ अगर पहले साल 100 था अगले साल 75 आएगा, यानी मेरा जितना प्रॉफिट था वो क्या बन जाएगा 75%। कब, इफ द सेलिंग प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर मेरा सेलिंग प्राइस अनचेंज्ड है, अनचेंज्ड मतलब क्या, अनचेंज्ड माने क्या, चेंज हुआ है सेम रह गया, सेम रह गया, मतलब जो पहले 45,000 था अगले साल भी क्या रहेगा 45,000। मटेरियल नया आ जाएगा, लेबर नया आ जाएगा, प्रॉफिट नया आ जाएगा, सेल पता है, ओवरहेड के बारे में कुछ नहीं बोला। अगर ओवरहेड के बारे में कुछ नहीं बोला, बोलो क्या माने, बढ़ा गिरा या सेम रह गया, सेम रह गया, तो सेम आ गया, तो देखो एक नया इक्वेशन बन जाएगा। ये आएगा टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट को जोड़ेंगे मिलेगा सेल, इक्वेशन को सॉल्व कर दे वैल्यू मिल जाएगा। बस एग्जैक्ट वही मेरे को निकालना था। चलिए काम करते हैं हम लोग साथ में, स्टार्ट करते हैं, खत्म अपने आप करना, स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तुम लोग 540 के पहले आ सकता है क्या, अकाउंट रहता है क्या? चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, अदरवाइज हम हमेशा प्रेफर करते हैं जल्दी से पढ़ा के खत्म करें, फिर हम कोई डेली रात को कहीं बाहर जाते हैं घूमने, आइदर रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं या मूवी देखने जाते हैं। चलो घबराओ मत, नहीं हम लोग मतलब हाँ हाँ, तो कल छुट्टी, कल तुम लोग क्लास कौन सा, हाँ छुट्टी ना ना एफएम है वो सब। चलो कोई नहीं कोई नहीं, देखते हैं हम, देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 6 जो भी करना है करो ना। यहां पे हम लोग टोटल कॉस्ट को क्या माने हैं एक्स, बार बार एक्स आएगा कहीं ना कहीं, कभी कॉस्ट में, कभी एफएम में, कभी अकाउंट्स में, कभी टैक्स में, एक्स से पीछा नहीं छूटेगा। उसको संभालो भाई संभालो। चलो यहां लिखते लेते हैं टोटल कॉस्ट भी एक्स, रो रहे, लेट द टोटल कॉस्ट भी एक्स।
अब देखिए प्रॉपर कॉस्ट शीट का क्वेश्चन थोड़ी है, थोड़ी मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग क्लोजिंग, डब्ल्यूआईपी, सब कुछ नहीं है। 3 लाइन का छोटा सा क्वेश्चन है, तो यहाँ कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाने मत बैठ देना, मटेरियल, लेबर, प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड, भगवान जाने क्या। 3 लाइन का क्वेश्चन है, सीधा लिख के खत्म करना। चलो यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, पहला लिखते हैं पर्टिकुलर्स। अब एक प्रेजेंट के अंदर में क्या हुआ, जो शुरू का दिया हुआ है, एक इंक्रीज होने के बाद क्या होगा वो निकालेंगे। तो यहां 2 कॉलम बनाते हैं, प्रेजेंट में क्या था, फ्यूचर में क्या होने वाला है। चलो यहां लिखते हैं प्रेजेंट और यहां लिखते हैं फ्यूचर, या प्रपोज्ड, दोनों चलेगा, पर प्रपोज हम वर्ड यूज नहीं कर रहा है, इमोशनल हो जाएगा फिर से। आपका नाम क्या है? शुभम। मेरा टारगेट होता है जब सेशन खत्म होना, लास्ट में आके हर एक जन का नाम याद कर लेना। काफी हो जाता है, 50-60% याद हो जाता है, कुछ नहीं हो पाता है, पर तुम्हारा नाम याद रहेगा हमेशा। एक्स का शुभम, मतलब जो भी है। चलो मेरा देखो कुल मिला के 3 ही खर्चा है। मेरा पहला है डायरेक्ट मटेरियल, सीधा लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। मेरा डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है, 50% ऑफ टोटल कॉस्ट, और मेरा टोटल कॉस्ट बना हुआ था एक्स, तो भैया एक्स का 50% क्या होता है, 0.5x। बोलो है या नहीं, बोलो है या नहीं, बोलो बोलो। अगला डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 20% ऑफ टोटल कॉस्ट, वो तो एक्स माना हुआ था। चलिए मेरा एक्स का 20%, एक्स का 20% क्या बन जाएगा, 0.2x। चलो अगला लिखते हैं ओवरहेड। देखिए हमारा ओवरहेड है 30% ऑफ एक्स, जो बाकी बैलेंस बच गया, 50, 20, 70 गया, बचा 30, तो 30% ऑफ एक्स कितना आएगा, 0.3x। ये मिलाकर आया टोटल कॉस्ट, जो कितना है x। चलो ऐड करेंगे प्रॉफिट, मेरे को क्या मिलेगा, सेल वैल्यू। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया है, पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ था क्वेश्चन का पहला लाइन। प्रॉफिट नहीं दिया है, पर सेलिंग प्राइस दिया है क्वेश्चन का पहला लाइन, जरा देखना कितना दिया हुआ था, 45,000। ठीक है ना, सेल है 45,000, कॉस्ट है एक्स। सेल है 45,000, कॉस्ट है एक्स, यानी प्रॉफिट क्या आएगा, 45,000 माइनस एक्स। ठीक है ना, यहां तक तो सिंपल चल रहा है। बस अब ये टेबल के नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, कुछ बड़ा है कुछ कम हुआ है, उसको इफेक्ट डाल देते हैं। जरा देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन मटेरियल प्राइस बाय 15%। यानी भैया जितना मेरा मटेरियल था वो 15% बढ़ गया, तो मेरा पहले मटेरियल लगा था इतना, ये 15% बढ़ गया। 15% बढ़ा माने क्या, 100 जो था 115 हो गया। तुम लोग सीधा लिखते हैं इंटू 115%। इसका वैल्यू क्या आएगा वो निकाल लेंगे, बस लिख दिया इंटू 115%। 15% बढ़ रहा है, यानी 100 की जगह 115। ठीक है ना यहां तक, ठीक है। ये तुम लोगों को चुप तो रहने देगा नहीं, ये तुम लोग देख लिया होगा हर 5 मिनट में। ठीक है, समझ में आया। अब आगे देखो लिखा हुआ है लेबर रेट 25% बढ़ेगा। जिन अगर लेबर पहले 100 रुपया था तो 25% बढ़ जाएगा 125, तो मेरा लेबर कॉस्ट जो था 125% हो जाएगा। डन। बोलता एग्जिस्टिंग प्रॉफिट वुड कम डाउन, वुड कम डाउन, डाउन डाउन माने कम होगा 25%। सो अगर 25% कम होगा तो 100 की जगह 75, तो मेरा जितना प्रॉफिट था इतना था, क्या बन जाएगा इसका, 75%। ठीक है ना यहां तक, ठीक है ना यहां तक, अरे ठीक है। तुम लोग कितना ढीठ आइडिया है, हम 3 बार पूछते हैं तो तुम बोलते यस। कब, इफ द सेलिंग प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर सेलिंग प्राइस अनचेंज्ड है यानी सेलिंग प्राइस सेम, तो जो पहले सेलिंग प्राइस था वो यहां पे रह गया सेम। ठीक, कुछ नहीं करना, सारा का सारा वैल्यू निकालना। एक बार मेरे को वैल्यूज बताओ ना, कितना कितना आएगा। पहला कितना आएगा, 0.5x इंटू 115%। अब रुको, जब कैलकुलेटर में खोजेगा ना तो 0.5 तक तो दिखेगा, x नहीं मिलता है, x को भूल जाना, लास्ट में x जोड़ देना। तो 0.5 इंटू 115%। नहीं, लोग कुछ लोग खोजते हैं वेयर इज x, वेयर इज x, x कैलकुलेटर में नहीं मिलता है। कहां खोज रहा है, कैलकुलेटर में नहीं मिलता है। चलो एक बार जरा देखना, 0.5 इंटू 115% कितना आएगा, 0.575, लास्ट में जोड़ दो x। ठीक, चलो लेबर का देखें, 0.2 इंटू 125%, 0.25, लास्ट में जोड़ दो x।
और ओवरहेड के बारे में कुछ नहीं बोला, बढ़ाया गिरा यानी क्या रह गया, सेम 0.3x। कोई मेरे को तीनों को ऐड करके बताओ ना, कॉस्ट कितना आएगा, 0.575 प्लस 0.25 प्लस 0.3, तीनों मिलाकर कितना आएगा, 1.125x। बोलो हो रहा ना, ठीक, बोलो हो रहा ना। अब जरा देखिए प्रॉफिट कितना है। अब प्रॉफिट देखो, ये पूरे को मल्टीप्लाई करना है 75% से, तो पहले 45,000 का 75% निकालते हैं, 33,750, फिर माइनस x का 75%, x का 75% 0.75x। तो इक्वेशन बनेगा, ये है कॉस्ट, सॉरी क्या कर दिया, ये है कॉस्ट, ऐड करेंगे ये पूरा प्रॉफिट, क्या मिलेगा, सेल। ये इक्वेशन को सॉल्व करना, क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू। और हम चाहेंगे ये आप लोग स्वयं करने का प्रयास करें। तुम बोले वाह आपका हिंदी तो बढ़िया है, स्वयं करने का प्रयास कीजिए। ये है मेरा कॉस्ट, ऐड करना प्रॉफिट, मिलेगा सेल। चलो नीचे लिखते हैं 1.125x, ये था कॉस्ट, ये था कॉस्ट, ऐड करेंगे पूरा प्रॉफिट 33,750 माइनस 0.75x, मेरा कॉस्ट था, ऐड कर दिए नया प्रॉफिट, क्या मिलेगा, सेल। सेल वैल्यू कितना था, 45,000। ठीक, एक जरा सॉल्व करना, देखो कितना आएगा। चलो जरा देखिए, मुझे याद नहीं है। ये x वाले को एक तरफ लेते हैं, इसको दूसरी तरफ डाल देते हैं। ठीक, तो 1.125 माइनस 0.75, 1.125 माइनस 0.75, 0.375x। ठीक है, 1.125x माइनस 0.75x, ये आएगा 0.375x इज इक्वल टू 45,000 माइनस 33,750, ये आएगा 11,250, सीधा मिलेगा x का वैल्यू। ये आने वाला है 30,000। ठीक है ना, बोलिए। ठीक, चलो मेरा पहला पार्ट हो गया, निकालना था x का वैल्यू, डन। अब सेकेंड वाले पार्ट तुम लोग करके आना, उसमें कुछ नहीं करना है। बोले कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना जहां पे प्रेजेंट और फ्यूचर कॉस्ट लिखना है, तो कुछ नहीं करना। एक बात बोले, क्या करना, ये पूरा का पूरा टेबल फिर से कॉपी करना, बस खाली x मत लिखना, x का वैल्यू पुट कर देना। जब x का वैल्यू 30,000 आया था तो यहां पे 0.5 इंटू 30,000 15,000 लिखना, 0.2 इंटू 30,000 6,000 लिखना, 0.3 इंटू 30,000 9,000 लिखना। बस ये वाला पोर्शन तुम लोग करके आना, ये आप लोग का होमवर्क है। हो जाएगा ना होमवर्क, ठीक, चलो डन। तो अभी हम लोग आज जो पढ़े एक बार प्लीज घर जाके रिवाइज करना। कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, और उसके बाद ये वाला होमवर्क कंप्लीट करना। देखिए हम लोग और आगे बढ़ेंगे। चलो डन।